बैठक को ज्वाइन करेंगे करीब 3:15 के आसपास। और भारतीय चित्र साधना के सभी साथी जो मुझे यहाँ दिख रहे हैं, आप सभी का स्वागत है। अविनाश त्रिपाठी जी भी मुझे दिख रहे हैं, और हमारे जो ट्रस्टीज हैं अतुल गंगवार जी और दूसरे ट्रस्टीज हैं, उनका भी सबका मैं स्वागत करता हूं। हमारे साथ डॉक्टर के एस आर्या जी हैं, जो पीआरआई के चेयरपर्सन हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है भाई साहब। और साथ में डॉक्टर अरुण मेहरा जी हैं, जो कि जनरल सेक्रेटरी हैं पीआरआई के। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। जो हमारे बाहर के साथी, पीआरआई के साथी और जो दूसरे साथी इसके साथ जुड़े हुए हैं, उनकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि भारतीय चित्र साधना भारतीय सिनेमा के अंदर भारतीय मूल्य और भारतीय संस्कृति को स्थापित करने के लिए प्रतिबद्ध है, और उसको स्थापित करने के लिए इसका गठन हुआ है। हम लोग देखते हैं, पिछले कई वर्षों में ये देखने में आया है कि कई फिल्मकार जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के नाम पे चाहे जो दिखाना शुरू कर देते हैं, और जिसमें कि हमें ये लगता नहीं है कि ये फिल्म हमारी संस्कृति से किसी भी तरह से मैच करती है। और कई बार आपने पिछले 8-10 सालों में खास करके ये विशेष ट्रेंड हमें देखने में आया है कि पूरी भारत की यदि आप फिल्मों को, जो सुपरहिट फिल्में हैं, उनको उठा के देखें तो ऐसा लगता है कि वो विदेशी फिल्में हैं, क्योंकि उसका 80% या 90% हिस्सा जो है वो विदेशों में शूट होता है। उसका जो कल्चर है वो पूरा उसमें विदेशी कल्चर उसमें दिखाया जाता है। तो इन सब को देखते हुए 2016 में भारतीय चित्र साधना का गठन हुआ था, और हमारा एक मुख्य उद्देश्य जो इसमें ये था कि सिनेमा में एक बार फिर से भारतीय मूल्यों की, भारतीय संस्कृति की स्थापना की जाए। और इसके अंतर्गत जो शुरुआती तौर पे हम लोग इसमें हर 2 साल में एक राष्ट्रीय स्तर का फिल्म फेस्टिवल करते हैं। 2016 में पहली बार इंदौर में हुआ, उसके बाद 2018 में दिल्ली में हुआ, और अभी हाल ही में 2020 में कर्णावती अहमदाबाद में ये फिल्म फेस्टिवल हुआ, जो कि शॉर्ट फिल्म, एनिमेशन फिल्म और कैंपस फिल्म और डॉक्यूमेंट्री फिल्म, ये 4 कैटेगरी में ये फिल्म फेस्टिवल्स होते हैं। और उन 4 कैटेगरी में फिल्मों को पूरे देश भर से बुलाया जाता है और उनको पुरस्कृत किया जाता है। बहुत अच्छा रिस्पांस इसको मिलता जा रहा है ईयर बाय ईयर। 2016 से ज्यादा 2018 में मिला, और 2018 से ज्यादा 2020 में मिला, और आने वाले समय में इसमें हमें और ज्यादा अच्छा रिस्पांस मिलने की उम्मीद है। इसके साथ ही अलग अलग तरह के हम कोर्सेस भी इसमें करते हैं, जो कि ये तो जो फिल्म फेस्टिवल, चित्र भारती फिल्म फेस्टिवल जो है वो 2 साल में एक बार होता है, लेकिन इन 2 सालों के दरमियान हम अलग अलग तरह के फिल्म एप्रिसिएशन कोर्स करते हैं। फिल्म की अलग अलग विधाओं पे, अलग अलग आयामों पे वर्कशॉप्स करते हैं। और फिल्म सोसाइटी जो पूरे देश भर में अलग अलग प्रांतों में, अलग अलग क्षेत्रों में स्थापित हम लोग कर रहे हैं, उसके माध्यम से फिल्मों की एक्टिविटीज करते आ रहे हैं। और धीरे धीरे वो एक्टिविटीज बढ़ती जा रही है। फिल्म सोसाइटियां भी बढ़ती जा रही है पूरे देश के अंदर, जो कि भारतीय चित्र साधना से एफिलिएटेड है। और अलग अलग क्षेत्र में संघ के हिसाब से अलग क्षेत्र, अलग प्रांतों के अंदर अलग अलग तरह की फिल्म सोसाइटियां अपना अपना काम कर रही है। वो अपने स्तर पे फिल्म प्रतियोगिताएं आयोजित करती है, और उसके बाद वो हमारे राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल में, जो कि हर 2 साल में एक बार होता है, उनको उन प्रविष्टियों को भेजती है। और देश भर की मूर्धन्य जूरीज उनको असिस्ट करती है, उनको चुनती है, और उनमें से श्रेष्ठतम फिल्मों को, जो अलग अलग कैटेगरी में है, उनको पुरस्कृत करती है। तो ये सिलसिला पिछले 5 सालों से चला आ रहा है, और आने वाले कई वर्षों तक ये चलेगा, और दिन पर दिन ये बढ़ता रहेगा, उत्तरोत्तर प्रगति करेगा, ऐसा मेरा विश्वास है। हमारे साथ पीआरआई के कई साथी जुड़े हैं। और ये पंचनद शोध संस्थान क्या है, इसके बारे में मैं आग्रह करूंगा। पंचनद शोध संस्थान के महासचिव डॉक्टर अरुण मेहरा हमारे बीच में है। आप पंजाब यूनिवर्सिटी में, टेक्निकल यूनिवर्सिटी में रजिस्ट्रार रहे हैं, और वर्तमान में पीआरआई के जनरल सेक्रेटरी हैं। मैं डॉक्टर मेहरा से निवेदन करता हूं कि वे कृपया पीआरआई के बारे में हमें थोड़ा बताएं। डॉक्टर मेहरा साहब। नमस्कार जी, सभी को नमस्कार। पंचनद शोध संस्थान का स्थापना पंजाब में जब आतंकवाद था उस समय
जो अलग अलग समाज के क्षेत्र थे, बंधु थे, उनमें संवाद बनाने के लिए हुआ था। और पिछले लगभग 35 वर्ष से पंचनद शो अलग अलग केंद्रों में, आज लगभग 30 से ज्यादा केंद्र सक्रिय है। उनमें राष्ट्रवाद की दृष्टि से पॉजिटिव नैरेटिव बनाने का काम करता है। हमारे सभी पंचनद अध्ययन केंद्र जो हैं, वहाँ हर महीने राष्ट्रीय महत्व के विभिन्न मुद्दों पर गोष्ठियां होती रहती हैं और उन गोष्ठियों के पर चर्चा होती है। बुद्धिजीवी वर्ग सक्रियता से हमारे पंचनद शोध संस्थान से जुड़ा हुआ है। इसके अतिरिक्त हम जो है पब्लिकेशन के लिए कोई विशेष जो है आयाम भी करते हैं। और इसी संदर्भ में वर्ष में राष्ट्र स्तर पे भी गोष्ठी होती है जिसमें सभी केंद्र पार्टिसिपेट करते हैं। पंचनद शोध संस्थान का मुख्य कार्य राष्ट्रीय दृष्टिकोण से एक नैरेटिव क्रिएट करना है। पिछले कोरोना काल में हमारा जो मुख्य बिंदु है वो नेट के, इंटरनेट के, डिजिटल माध्यम से रहा है, अन्यथा हम सभी प्रत्यक्ष गोष्ठियां करते हैं। आज के इस महत्वपूर्ण विषय पे पंचनद शोध संस्थान की तरफ से मैं सबका स्वागत करता हूं और विशेषकर माननीय कोठियाला जी का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने हमें पंचनद शोध संस्थान और भारतीय चित्रन मंडल से हमारा जो है ये गोष्ठी करवाई। धन्यवाद जी। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर अरुण मेहरा साहब। और मित्रों, जैसा आप जानते हैं, आज का जो ये वेबिनार है, ये बड़ा महत्वपूर्ण वेबिनार इसलिए है कि ये बड़े एक विशिष्ट विषय को ध्यान में रखते हुए इसका आयोजन किया गया है। पिछले कुछ दिनों में आपने देखा होगा कि वेब सीरीज की बाढ़ आ गई है। ओटीटी प्लेटफॉर्म जो है, खास करके कोरोना काल के अंदर, जबकि सिनेमाघर पिछले कई महीनों से बंद है और लोगों के पास मनोरंजन का कोई साधन नहीं था, तो ओटीटी प्लेटफॉर्म की तरफ सब लोग आकर्षित हुए और ओटीटी प्लेटफॉर्म पे इतना कंटेंट आने लगा कि आप शायद 24 घंटे 365 दिन देखेंगे तो भी उसका कंटेंट खत्म नहीं होगा। और कई वेब पोर्टल सामने आ गए हैं जिसमें मुख्य रूप से नेटफ्लिक्स है, अमेजन है, हॉटस्टार, डिज्नी है, और अभी बड़ी तेजी से जी और एमएक्स प्लेयर और सोनी लिव वगैरह ये सब उभर के आ रहे हैं। इसके अलावा करीब 38-39 तरह के अलग अलग पोर्टल हैं जिनकी मेंबरशिप भी बहुत सस्ती है, करीब 200-300 रुपए साल से लगा के और 1500 रुपए 2000 रुपए साल तक के अंदर आपको पूरे साल भर की मेंबरशिप मिल जाती है। और आप उसमें आप फिल्में और वेब सीरीज और दूसरे कंटेंट आप देख सकते हैं। तो देश के अधिकांश लोगों का रुझान जो है पिछले दिनों में वेब सीरीज की तरफ मुड़ गया है और ओटीटी प्लेटफॉर्म की तरफ मुड़ गया है। अब ओटीटी प्लेटफॉर्म पे, जैसा हम लोग को अल्प ज्ञान है, हमारे बीच में उमेश जी हैं, वो हमें बताएंगे कि इसके ऊपर सेंसरशिप लागू नहीं होती है, क्योंकि ये इंटरनेशनल लेवल के प्लेटफॉर्म्स हैं ये, और उन पे अंतर्राष्ट्रीय कानून लागू होता है, तो भारत की सेंसरशिप उसके ऊपर लागू नहीं होती है। तो इसका फायदा उठाकर जितने भी ओटीटी प्लेटफॉर्म पे जितने वेब सीरीज बनाने वाले हैं, जो प्रोड्यूसर्स हैं, डायरेक्टर्स हैं, उन्होंने इतनी लिबर्टी ली है और उसमें गालियों की भरमार आ गई है और कई तरह के अश्लील दृश्य उसमें सामने आपको देखने को मिलते हैं। उसके अलावा हिंदू संस्कृति के ऊपर बड़े विशिष्ट तरीके से और बड़े सुनियोजित तरीके से उसमें कुठाराघात भी होता है, वो भी आप। तो ये सारी चीजों के मद्देनजर एक बड़ा चिंता का विषय हम सबके बीच में हो गया है। तो पिछले दिनों में भारत सरकार ने भी इस चीज का संज्ञान लिया
और हमारे माननीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री माननीय जावड़ेकर जी ने एक निर्णय लिया सूचना प्रसारण मंत्रालय के अंदर, और उस पे ओटीटी प्लेटफॉर्म पे लगाम लगाने के लिए, मतलब खास करके इन जो कंटेंट आ रहा है हमारे सामने, उसको किस तरह से नियंत्रित किया जाए ताकि उसमें अश्लीलता, गालियों की और ये धर्म विशेष को प्रभावित करने की जो कुचेष्टा है उसको उसके ऊपर एक लगाम लगाई जाए। इसको देखते हुए उन्होंने एक नया कानून पास किया है, और उस कानून में क्या कानून है वो, और अभी तक उससे हम कितना कंट्रोल कर पाए हैं और कितना कंट्रोल कर पाएंगे, इस विषय को समझने के लिए आज ये वेबिनार हमने आयोजित किया है। और हमारे बीच में इस विषय के विशेषज्ञ वरिष्ठ पत्रकार उमेश उपाध्याय जी हमारे बीच में उपस्थित हैं इस बारे में बताने के लिए। उमेश जी को आप सभी लोग मुझे लगता है भली भांति परिचित हैं, लेकिन फिर भी संक्षेप में मैं परिचय उनका दूंगा। पूरा परिचय देना तो संभव नहीं है, नहीं तो हमारा पूरा समय उसी में चला जाएगा। उमेश जी केंद्रीय प्रचार टोली के सम्माननीय सदस्य हैं, और उसके अलावा वरिष्ठ पत्रकार हैं, शिक्षाविद हैं, संचार माध्यम के विशेषज्ञ हैं। आपने जेएनयू से एमफिल की उपाधि प्राप्त की है, और उसके बाद फिर अलग अलग संस्थानों में कई तरह के कोर्सेज किए हैं, जिसमें एफटीआई पुणे है, एशियन इंस्टीट्यूट ऑफ ब्रॉडकास्टिंग डेवलपमेंट है, बी स्काई और थॉमस थेम्स स्टूडियो लंदन है। यहाँ से आपने कई तरह के कोर्स किए हैं। उसके अलावा आपने कई जगह पे काम किया है, अलग अलग जगहों पे काम करने का आपको अनुभव है, जिसमें कि मुख्य रूप से दिल्ली यूनिवर्सिटी है, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया है, दूरदर्शन, जी न्यूज, सब टीवी, होम टीवी, दिशा एजुकेशन सोसाइटी, नेटवर्क 18 आदि कई जगहों पर आपको काम का अनुभव है। इसके अलावा आप एडिटर्स गिल्ड के सदस्य हैं, टेडेक्स के स्पीकर हैं, माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय और आईआईएमसी से भी आप जुड़े हुए हैं, और वर्तमान में आप रिलायंस इंडस्ट्रीज में प्रेसिडेंट एंड मीडिया डायरेक्टर के रूप में कार्यरत हैं। तो ऐसे उमेश उपाध्याय जी को हमारे बीच में पाकर हम सब लोग प्रसन्न और गौरवान्वित हैं। मैं उमेश जी से सादर निवेदन करता हूं कि वे कृपया अपनी बात रखें। आपके पास लगभग 30 मिनट का समय है। धन्यवाद उमेश जी। जी जी, सबको नमस्कार। माननीय कुठियाला जी जो कि अध्यक्ष हैं चित्र साधना के, साधना ही करते हैं। माननीय नरेंद्र कुमार जी अखिल भारतीय सह प्रचार प्रमुख, जिनका मार्गदर्शन हमें प्राप्त होता रहता है। राकेश मित्तल जी सचिव हैं, डॉक्टर अरुण मेहरा जी, और भारतीय चित्र साधना के सभी कार्यकर्ता, अधिकारीगण, बंधु, पंचनाथ शोध संस्थान के भी सारे जो अधिकारीगण और कार्यकर्ता यहाँ पर हैं, उन सबको मेरा प्रणाम। कुठियाला जी अग्रज हैं हमारे, इतने काम में लगे रहते हैं, इसके बीच में उन्होंने ये आदेश मुझे दिया कि इस विषय पर थोड़ी चर्चा की जाए। और जो विषय था वो है ओटीटी व डिजिटल सामग्री का नियमन, यानी ओटीटी प्लेटफॉर्म्स और डिजिटल कंटेंट दोनों। और मैं इसमें चाहूंगा कि एक चीज और भी जोड़ ली जाए, ओटीटी डिजिटल एंड सोशल, क्योंकि सोशल अपने आप में एक अलग वर्टिकल बन गया है और बहुत सारा कंटेंट अभी डिजिटल पर आ रहा है और सोशल पर आ रहा है। मैं आज दिन में सीमा सुरक्षा बल का रेजिंग डे है, आज के दिन में वहां गया था, तो वहां पर सीमा सुरक्षा बल के पुराने महानिदेशक हैं, देश के बड़े प्रख्यात पुलिस अधिकारी हैं, श्री प्रकाश सिंह जी, उनसे बातचीत कर रहा था। तो उन्होंने मुझसे कहा कि मैं फेसबुक अब बंद कर रहा हूं। तो मैंने कहा क्यों आप फेसबुक बंद कर रहे हैं? तो उन्होंने कहा कि अब फेसबुक काफी पोर्नोग्राफी बेचता है। अब ये बात सही है, अगर आप फेसबुक के वीडियोस में देखें जो आपके लिए कई बार आते हैं, वो काफी पोर्नोग्राफी वाले वीडियो हैं। इसी बीच अभी मेरी बात हो रही थी कैलाश सत्यार्थी जी से, तो सत्यार्थी जी बोले देखिए एक चिंता बड़ी हो रही है
और वो ये कि जब कोविड आया तो कोविड के बाद से देश के अंदर अचानक से पोर्नोग्राफी का कंटेंट बहुत ज्यादा इस्तेमाल होने लगा है। तो मैंने उनसे कहा कि घोषित पोर्नोग्राफी नहीं है, अघोषित पोर्नोग्राफी भी बहुत है। अभी राकेश जी आप चर्चा कर रहे थे कुछ प्लेटफॉर्म्स की, और इसमें भारतीय अभारतीय का भी इशू नहीं है जो मुझे लगता है। मैक्स प्लेयर तो भारतीय है, एक भारतीय मीडिया संस्थान उसे चलाता है। मैंने एक बार वहां जाके देखा तो वहां जो वेब सीरीज हैं उनके नाम ही अजीब हैं। सविता भाभी, कोई साली, यानी आप जब नाम ही देखते हैं तो आप जानते हैं कि उसके अंदर क्या कंटेंट होने वाला है। तो इस कंटेंट का फिर सोशल पर जो कंटेंट आ रहा है, ट्विटर, फेसबुक, उसका कैसे नियमन हो। सरकार ने अभी तो कुछ किया ही नहीं है, अभी कोई कानून भी नहीं बना है, अभी कोई बिल भी नहीं पास हुआ है, अध्यादेश भी नहीं आया है, तो भी कितना हो हल्ला मचने लगा है। ये कितना इंपॉर्टेंट है, एक उदाहरण से शुरू करता हूं। ताजा उदाहरण है, ताजा घटना, उदाहरण नहीं घटना है। अभी अमेरिका के अंदर चुनाव हुआ, जो बाइडेन और ट्रंप के बीच का, तो कोई 14 अक्टूबर के आसपास, आप जानते हैं कि 3 तारीख को मतदान हुआ, 3 नवंबर को। यह उदाहरण जो मैं आपको दे रहा हूं, घटना इसलिए बता रहा हूं कि इसका कितना महत्व है। 14 अक्टूबर के आसपास न्यूयॉर्क का एक बड़ा अखबार है, न्यूयॉर्क पोस्ट। न्यूयॉर्क पोस्ट कोई छोटा मोटा टैबलॉइड नहीं है, इसे मर्डॉक का न्यूज कॉर्प चलाता है। 14 अक्टूबर के आसपास उन्होंने एक खबर ब्रेक की, और वो खबर थी कि जो बाइडेन के जो बेटे हैं, हंटर बाइडेन, उनका यूक्रेन में एक कंपनी के साथ गठजोड़ था, और वो उस समय था जब जो बाइडेन यूक्रेन की पॉलिसी को देखते थे उपराष्ट्रपति के तौर पर। और उस कंपनी से, बड़ी कुख्यात कंपनी है यूक्रेन की, उससे हंटर बाइडेन को $83,000 पर महीने का पेमेंट आता था। यही नहीं, रूस की एक और कंपनी से भी उनको $3.5 मिलियन का पेमेंट हुआ। अब अमेरिकी पॉलिटिक्स है, सही था गलत था ये मैं नहीं जानता। ये स्टोरी पब्लिश की न्यूयॉर्क पोस्ट ने, और न्यूयॉर्क पोस्ट ने इस स्टोरी को पोस्ट करके ट्वीट किया। अमेरिका के चुनावों में सोशल मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस और कुछ लोगों ने तय किया कि इस बार ट्रंप को हारना चाहिए। ट्रंप को हारना जीतना, बाइडेन को हारना जीतना, हमारे लिए कोई इसका वी हैव नो साइड टू टेक। जो भी जीते अमेरिका का राष्ट्रपति है। फेसबुक और ट्विटर ने न्यूयॉर्क पोस्ट की इस स्टोरी पर रोक लगा दी, और इस स्टोरी से लिंक किए हुए जो भी ट्वीट्स थे उनको ब्लैकआउट कर दिया। इतना ही नहीं किया, उन्होंने न्यूयॉर्क पोस्ट के ट्विटर अकाउंट को ब्लॉक कर दिया, ट्विटर अकाउंट बंद कर दिया। आप जानते हैं कि अमेरिका के चुनावों के अंदर जो बड़े क्रूशल स्टेट से, उसमें जो बाइडेन और ट्रंप के बीच में वोटों का अंतर कहीं 0.2 है, कहीं 0.1 है, कहीं 0.5 है। फेसबुक ने भी इस स्टोरी को ब्लॉक किया। चुनाव हो गया, चुनाव 3 तारीख को हुआ, और
31 अक्टूबर को ट्विटर के सीईओ जैक डॉर्सी ने माफी मांगी, कहा कि वो हमें न्यूयॉर्क पोस्ट के ट्विटर हैंडल को ब्लॉक नहीं करना चाहिए था। और अभी फिर कुछ दिन पहले सीनेट की कमेटी के साथ सामने बात करते हुए उन्होंने कहा हमसे गलती हो गई। अब आप ये सोचिए, चुनाव से 2 हफ्ते पहले एक स्टोरी आती है, उस स्टोरी को ब्लॉक किया। चुनाव में कुछ कितना फर्क पड़ा होगा उससे। ये पावर सोशल मीडिया के पास है और वो कैसे इंपैक्ट कर सकते हैं पॉलिटिकल क्लाइमेट को। कल्पना कीजिए कि कोई भी ओटीटी प्लेटफॉर्म या सोशल प्लेटफॉर्म या डिजिटल मीडियम तय करे भारत के अंदर कि किसको जिताना है, किसको हराना है, या फिर तय करे कि आज भारत का संघर्ष चल रहा है चीन के साथ और ऐसा कंटेंट देने लगे। बहुत बात मैं क्यों कह रहा हूं, ये उदाहरण मैंने क्यों किया? मैंने इस घटना का जिक्र इसलिए किया कि भारत सरकार ने सिर्फ एक काम किया है, अभी एक नोटिफिकेशन लेकर आए हैं और इस नोटिफिकेशन के जरिए उन्होंने ओटीटी, डिजिटल मीडिया, अभी सोशल नहीं जोड़ा है, सोशल भी उनको जोड़ना चाहिए उसके भीतर, क्योंकि सोशल अपने आप में एक अलग सा बेहमत है, एक अलग सा गोरिल्ला है, को आईटी मिनिस्ट्री से हटकर आईएनबी मिनिस्ट्री के अंदर ले आए। यानी आईटी मिनिस्ट्री के अंदर जब कोई कंप्लेंट करता था किसी कंटेंट की, तो वो ये कह सकते थे, टेक्निकलिटी देख सकते थे, उनका कोई जुरिस्डिक्शन ही नहीं था किसी कंटेंट के नियमन का। भारत सरकार ने सिर्फ एक नोटिफिकेशन जारी किया है। इस नोटिफिकेशन के तहत डिजिटल कंटेंट को अब आईएनबी मिनिस्ट्री के प्रीव्यू में लाया गया है। यानी आईएनबी मिनिस्ट्री के अंदर ही सेंसरशिप है, आईएनबी मिनिस्टर के अंदर ही न्यूज एक्रेडिटेशन है और उसी पर हंगामा चालू हो गया है। तो मैं एक बड़ा अच्छा सा प्रोग्राम देख रहा था किसी का, बड़ी बहस हो रही थी उस पर, और जैसा राकेश मित्तल जी ने कहा कि ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का इशू बना दिया गया है। ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का इशू कैसे है? आप कैलिफोर्निया में बैठी हुई कंपनी का, बीजिंग में बैठी हुई किसी कंपनी का, बे एरिया में बैठी हुई किसी कंपनी का नियमन मानने के लिए तैयार हैं। यानी ट्विटर के जो नियम हैं, फेसबुक के जो नियम हैं, नेटफ्लिक्स के जो नियम हैं कंटेंट के, उसको मानने को तैयार है। लेकिन भारत सरकार द्वारा संविधान के तहत जो काम हो रहा है उसको आप फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का उल्लंघन मानते हैं। बड़ा विचित्र सा तर्क है। ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का इशू है ही नहीं। अगर फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का इशू होता तो भारत में, भारत की जो फिल्में हैं, भारत के अंदर भारत के जो समाचार पत्र हैं, भारत में जो भारत के टेलीविजन चैनल्स हैं, वह भी तो उस नियमन के अंदर काम कर रहे हैं। उनको भी उतनी ही फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है जितनी कि किसी भी डेमोक्रेसी में किसी को हो सकती है। तो असल में इस पूरी की पूरी डिबेट को गलत दिशा में मोड़ रहे हैं कि यह फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का इशू है। यह फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का इशू नहीं है। यह इशू कुछ ऐसे लोगों के हाथ में अपनी गर्दन देने का है जिसके बारे में आपका, यानी कंटेंट बनाने वाले का, देश का, देश की सरकार का, इनका कोई कंट्रोल ही नहीं है। मैं टिकटॉक के सीईओ ने जो बनाया, अब तो टिकटॉक अपने आप बैन हो गया,
उसके नियम को मानूंगा। ट्विटर जो एल्गोरिदम बनाता है उसको मैं मानूंगा। नेटफ्लिक्स क्या मुझे देगा उसको मैं मानूंगा। लेकिन लोगों के द्वारा चुनी हुई सरकार के प्रतिनिधि लोकसभा राज्यसभा में बैठ के संविधान प्रदत्त अधिकारों के तहत जो नियमन करना चाहते हैं उसे आप फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का इशू मानते हैं, यह गलत है। और अभी तो कोई नियमन नहीं आया है। अभी तो सिर्फ इतना कहा गया है कि इस डिजिटल कंटेंट की देखभाल की जाएगी। वी विल लाइक टू सी इट। अभी वहां पर सरकार ने सिर्फ एक आशय पत्र जारी किया है, एक कंसल्टेशन पत्र जारी किया है, वो भी समय हो गया, जिस पर लोगों के अभी रिएक्शन मांगे जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले ही फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का इशू बनाने की कोशिश, हम जानते हैं कौन लोग हैं, इसमें कोई दबी छुपी बात नहीं है। अब फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन कैसी है? एक कुणाल कामरा नाम के, अपने को आर्टिस्ट बोलते हैं, क्या बोलते हैं वो, सटायर या कॉमेडियन या विदूषक जिन्हें बोलते हैं, उनकी 2 ट्वीट्स हैं सुप्रीम कोर्ट के बारे में। जरा आप देखिएगा, जिसका संज्ञान सुप्रीम कोर्ट में लिया गया है। एक ट्वीट में उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को भाजपा के रंग से रंग दिया है और जो भारत का झंडा लगा हुआ है उसकी जगह भाजपा का झंडा लगा दिया है। और दूसरी ट्वीट में, एक ट्वीट 11 नवंबर की है और दूसरी ट्वीट 18 नवंबर की है, जब उनके खिलाफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का मामला चलाने की बात है। तो उसके बाद उन्होंने 2 उंगलियां दिखाई हैं और लिखा है उसके अंदर, वन ऑफ दीज 2 फिंगर्स इज फॉर सीजेआई अरविंद बोबाडे एंड डैश डैश डैश, ओके लेट मी नॉट कंफ्यूज यू, इट इज द मिडिल वन। अंग्रेजी जानने वाले जानते हैं कि मिडिल फिंगर दिखाने का अर्थ क्या होता है, उससे अश्लील कोई और भाषा हो सकती है क्या? यह भारत के मुख्य न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के बारे में टिप्पणी है। ट्विटर इसको बैन नहीं करता। ट्विटर किसी एमएलए की किसी ट्वीट को बैन कर देता है। ट्विटर बहुत छोटी छोटी बातों को बैन करता है, लेकिन इसको बैन नहीं करता, इसको ब्लॉक भी नहीं करता। तो ये जो कुणाल कामरा साहब हैं, इनको, इसे वो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन मानते हैं। आर्टिकल 19 हम सबको अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता देता है, लेकिन उसके अंदर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस की बात करता है। और वो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस जो हैं कई सारी हैं, लेकिन मूलतः कि वो द्वेष नहीं फैलाएंगी, किसी का अपमान नहीं करेंगी, किसी के लिए डिफेमेटरी नहीं होंगी, दूसरे देशों के प्रति, जो मित्र देश हैं उनके प्रति सम्मान। यह एक कोड है आकाशवाणी और दूरदर्शन का, जब हम लाइसेंस लेते हैं तो ये वर्जनाएं हैं उसके अंदर। यानी भारत का संविधान भी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को एब्सोल्यूट राइट नहीं बनाता, उसके अंदर राइडर्स हैं, क्लियर है, उसके अंदर वर्जनाएं हैं। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का मतलब यह नहीं है कि मैं यहां बैठकर अभी गाली देने लगूं राकेश मित्तल जी को, क्योंकि एक की फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन दूसरे नागरिक की अगर सेंसिटिविटीज, संवेदनशीलता, उसका चरित्र हनन नहीं कर सकती, उसकी धार्मिक संवेदनाओं पर, धार्मिक आस्थाओं पर आघात नहीं पहुंचा सकती।
और साथ ही भारत के विधि द्वारा मान्य संविधान प्रदत्त जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनको तोड़ने का काम नहीं कर सकते। तो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का इशू नहीं है। तो इशू क्या है? इशू है एक पॉलिटिकली वोकल सेक्शन है जो 2014 के बाद से जिसने ये कहना शुरू किया है कि बड़े गंदे दिन आ गए हैं, बड़े बुरे दिन आ गए हैं प्रेस के, प्रेस फ्रीडम के। इससे बुरे दिन नहीं थे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता वालों के लिए। और इसलिए एक के बाद एक आप देखें तो वो जो एक माइनॉरिटी वाला ग्रुप है, माइनॉरिटी ग्रुप है, देश की माइनॉरिटी है वो, मैं अल्पसंख्यकों की बात नहीं कर रहा, देश की माइनॉरिटी, देश के अंदर वो बहुत ही मिनिस्कुल सा ग्रुप है जिसने हमारे विचारों, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, रचनात्मकता, संगीत, फिल्म, नाटक, इसका एक तरीके से ठेका लिया हुआ है। और इसलिए कभी असहिष्णुता की बात होती है, कभी अवार्ड वापसी की बात होती है और कभी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की बात होती है। तर्क एक ही है कि 2014 के बाद बड़ा बुरा हाल हो गया है। पर क्या सही है? तथ्यों पर जाना चाहिए, भावनाओं पर नहीं जाना चाहिए। देश के अंदर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में सबसे पहला अमेंडमेंट जवाहरलाल नेहरू लेकर आए थे। राजीव गांधी डिफेमेशन बिल लेकर आए थे, संसद में पास कराया था, जिसको बाद में उन्होंने वापस लिया। तो यानी 84 में कांग्रेस ने कितनी सीटें जीती थी? 415। उसके बाद वो बिल लेकर आए थे क्योंकि वो प्रेस को सहन नहीं कर पाते थे। अभी केरला के अंदर अध्यादेश लाया गया, वो वापस हो गया, एक अलग बात है दबाव के बाद। वहां किसकी सरकार है? तो जो लोग ये कहते हैं कि 2014 के बाद अचानक से आसमान काला हो गया है, वो सही नहीं है, फैक्चुअली रॉन्ग है। हाँ, एक बात हुई है 2014 के बाद, और वो ये हुई है कि 1984 के बाद पहली बार देश के अंदर अपने एक पार्टी अपने हिसाब से बहुमत ले आई है। इससे पहले बीच में अगर हम देखें तो कोएलिशन सरकारें बनती रही हैं। कोएलिशन सरकारों के अंदर बहुत सारे पावर सेंटर्स होते हैं और इसलिए हर आदमी वहां खबरें देता है, हर आदमी कुछ ना कुछ कहता है। यह बहुत सालों बाद देश के अंदर, मैंने कहा 1984 के बाद पहली बार ऐसा हुआ है कि देश में अपने बहुमत से एक सरकार बनी है जिसका एक ही पावर सेंटर है। और इसलिए ये जितने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के, सो कॉल्ड अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के पैरोकार हैं, इनको पिछले 30-35 साल की आदत पड़ी हुई है। प्रेस और ये लोग ये आदी नहीं है एक मजबूत सरकार के, एक पूर्ण बहुमत वाली सरकार के। इसलिए इनको हर चीज में बदनीयती नजर आती है, जबकि हमें बात फैक्ट्स पर करनी चाहिए। फैक्ट्स ये हैं कि क्या सरकार 2014 के बाद कोई ऐसा कानून लेकर आई है? क्या इकोसिस्टम में कुछ ऐसा हुआ है, किसी पर रोक लगाई गई है? ऐसा तो हुआ नहीं। तो फिर जैसा मैंने कहा कि ये गलत है, ये आरोप बिल्कुल गलत है। कमजोर सरकारों के आदी रह चुके लोग, जहां ऐसी कोएलिशन सरकारें थी कि किसी का एक सांसद होता था, वो मंत्री होता था, वो अपने आप में कुछ भी कहता था। सीपीआई जैसी पार्टी के होम मिनिस्टर होते थे। हम जानते हैं
मुफ्ती मोहम्मद सईद होम मिनिस्टर होते थे, जो कई बार ऐसे समझौते करते थे जो कि देश के हित में नहीं हुए। तो आपत्ति और तकलीफ इस बात से नहीं है कि संविधान के अनुसार काम नहीं हो रहा, आपत्ति और तकलीफ इस बात से है कि क्रिएटिव वर्ल्ड में जो कुछ लोगों की दादागिरी होती थी वह बंद हुई है। अब हम आते हैं आज के कंटेंट की बात, जो राकेश मित्तल जी ने बात कही मुझसे, बात मेरा परिचय देते हुए, और कि ओटीटी कंटेंट में क्या प्रॉब्लम है। देखिए, भारत की सॉवरेनिटी का इशू है ये, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का इशू नहीं है। भारत की संप्रभुता का इशू है कि क्या संप्रभु देश में उसके कानून चलेंगे या कुछ ऐसे संस्थानों के, कंपनियों के कानून चलेंगे, नियम चलेंगे जिनका मकसद सिर्फ और सिर्फ लाभ है, प्रॉफिट है, प्रॉफिट है या कुछ और बदनीयती है, पर मान लेते हैं कि वो प्रॉफिट के मकसद से काम कर रहे हैं। या जैसे टिकटॉक इत्यादि जो प्लेटफॉर्म्स थे, उनके और भी मकसद थे। तो वो जो हैं, इस देश में किसकी संप्रभुता चलेगी, यह विषय है। हमारे देश में जो कंटेंट दिखाया जाएगा वह कंटेंट निश्चित रूप से भारतीय मानकों के हिसाब से होना चाहिए, और मैं सिर्फ भावनाओं की और संवेदनशीलता की बात नहीं कर रहा। उसके कई आधार हैं। पहली बात, एक तो मैं एक भारतीय कंपनी हूं और कंटेंट बनाता हूं, मुझ पर भारत के नियम लागू हों, और एक ऐसी कंपनी है जो बाहर से आके कंटेंट बनाती है, उस पर कोई नियम ही ना लागू हो, यह कैसे हो सकता है? तो भारतीय कंपनियों को, भारतीय प्लेटफॉर्म्स को, भारत के चैनल्स को लेवल प्लेइंग फील्ड देने के लिए आवश्यक है कि भारत के अंदर जो भी कंटेंट दिखाया जा रहा है, चाहे वो फैक्चुअल कंटेंट हो, चाहे वो फिक्शन कंटेंट हो, यानी चाहे वो न्यूज हो, चाहे वो एंटरटेनमेंट हो, दोनों के लिए लेवल प्लेइंग फील्ड होना चाहिए। पहली डिमांड हमारी ये होनी चाहिए कि इसके आधार पर कोई भेदभाव नहीं हो सकता। तो हमारा पहली मांग, मैं जो समझता हूं कि देयर हैज टू बी अ लेवल प्लेइंग फील्ड फॉर कंपनीज, प्लेटफॉर्म्स, content creators, content distributors in India, and those coming from outside. There can't be two rules. So this is one fundamental thing. IND मिनिस्ट्री के एम्बिट में आने से ऐसा संभव होगा। जैसे आज की डेट में मुझे अगर एक टेलीविजन चैनल चालू करना है और कंटेंट दिखाना है तो मुझे लाइसेंस लेना होता है। मुझे अगर न्यूज चैनल चालू करना है तो लाइसेंस लेना होता है। सिर्फ मुझे ही लाइसेंस नहीं देना होता, मैं अगर रिपोर्टर बनता हूं तो मुझे रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है पीआईबी में या स्टेट इंफॉर्मेशन में, जिसको एक्रेडिटेशन बोलते हैं। तो एक्रेडिटेशन और रजिस्ट्रेशन और लाइसेंस का एक प्रोसेस है। एक्रेडिटेशन, रजिस्ट्रेशन और लाइसेंस का जो भी प्रोसेस है देश के अंदर, वह बिना किसी भेदभाव के भारत में कंटेंट बनाने वालों, भारत में कंटेंट परोसने वालों, भारत में कंटेंट एग्रीगेट करने वालों, इन पर लागू होना चाहिए। यह कानून में इक्वालिटी के लिए आवश्यक है, अन्यथा भारतीय कंपनियों के लिए बहुत मुश्किल है। पहली बात। दूसरा, ये जो न्यू मीडिया है और ओल्ड मीडिया है,
न्यू मीडिया और ओल्ड मीडिया के बीच भीतर भी विद इन टेक्नोलॉजिकल पैरामीटर्स एक लेवल प्लेइंग फील्ड लाने की आवश्यकता है। ऐसा नहीं हो सकता कि न्यू के लिए कोई और नियम हो और के लिए और पुराने मीडिया के लिए और कोई नियम हो। 5 मिनट में अपनी बात समाप्त करूंगा। मुझे 30 मिनट का समय दिया था। मुझे लगता है राकेश जी कितना समय हो गया होगा? 30 मिनट हो गए क्या, या 3-4 मिनट हैं? नहीं है भाई साहब, चलने दीजिए, आप 5 मिनट बोल सकते हैं। ठीक। फिर गवर्नमेंट रेवेन्यूज जो आते हैं उन पर भी उनका उतना ही अधिकार है। अगर रजिस्ट्रेशन नहीं होगा, लाइसेंस नहीं होगा, डीएवीपी नहीं होगा, तो उनको वह रेवेन्यूज मिल नहीं सकते। वह होना चाहिए, इसलिए बहुत आवश्यक है भारतीय कंपनियों के लिए। एक और बात जो भारत ने लगातार कही है, और वो हम डेटा कॉलोनाइजेशन हरगिज स्वीकार नहीं करेंगे। डेटा कॉलोनाइजेशन इज लाइक द कॉलोनाइजेशन ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। व्हाट डज दैट मीन? उसका साफ मतलब है भारत का डेटा भारत में रहना चाहिए। इसका अर्थ यह हुआ कि चाहे वो नेटफ्लिक्स हो, चाहे वो अमेज़न हो, चाहे वो एमएक्स प्लेयर हो, इन सब का डेटा भारत के अंदर ही रहना चाहिए। जब भारत के अंदर रहेगा तो भारतीय कानून स्वयमेव उसके ऊपर लागू हो जाएगा। टेक्नोलॉजिकली इसको कैसे करना है, इस पर विशेषज्ञ बैठकर बात कर सकते हैं। कोई बड़ी चीज नहीं है, लेकिन फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के नाम पर हमारा डेटा, बिकॉज कंटेंट इज ऑल्सो डेटा, सब डेटा के रूप में आ रहा है, वो कोई प्रसारित ऊपर से नहीं कर रहा। सो भारत के लिए रहने वाला डेटा भारत में होना चाहिए। इसके 3-4 चीजें हैं। एक, भारत की संप्रभुता कायम होती है इस डिजिटल इकोनॉमी के ऊपर। दूसरी बात, भारत के लोगों को रोजगार मिलता है, और भारत सरकार बाकी फील्ड्स में ऐसा कर चुकी है। भारत ने कहा कि जैसे उदाहरण के लिए क्रेडिट कार्ड वाली कंपनियों को कहा कि भारत का डेटा भारत में रखिए, बैंकों को कहा भारत का डेटा भारत में रखिए, भारत में सारी कंपनियां जो काम करती हैं उनको कहा भारत में रखिए। तो डेटा सेंटर्स डेवलप होंगे भारत के अंदर, और भारत के अंदर वो कैपेबिलिटी है। हम जैसे सॉफ्टवेयर की पावर है, ऐसे हार्डवेयर की पावर बनेंगे। तो हमें यह डिमांड, लेवल प्लेइंग फील्ड, equal opportunity for Indian companies, equal opportunity for share in government revenues, और data localization so that Indian economy develops, Indian hardware economy develops। यह हमारी मांग होनी चाहिए, मुझे लगता है। मैंने जब सारी बहस सुनी है इस नोटिफिकेशन के खिलाफ, उसमें एक ही बात आती है, गवर्नमेंट की इंटेंशन खराब है। वो लोग फैक्ट पर बात नहीं करते, इंटेंशन खराब है। इंटेंशन के बेसिस पर कोई लॉ बनता नहीं है, उसका कोई विरोध नहीं हो सकता। फैक्ट के बेसिस पर हो सकता है। इंटेंशन प्रूव होती है बाद में व्यवहार से। इसलिए किसी भी कोर्ट ऑफ लॉ में जब जाएंगे तो हम सिर्फ ये बोल सकते हैं फैक्ट की बात कीजिए। इसका लॉजिक क्या है? इसका एक, इस सारी बात को जो मैं कह रहा हूं, डेटा लोकलाइजेशन, कंटेंट का लोकलाइजेशन, एक तो हमारा संवेदनशीलता है, हमारा देश है, हमारी संप्रभुता है। इसका इंटेलेक्चुअल लॉजिक क्या है? इसका इंटेलेक्चुअल लॉजिक बड़ा साफ है, और वो ये है, टेक्नोलॉजी को जो आज कंट्रोल कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी को जो आज एल्गोरिदम्स बना रहे हैं,
बड़ी बड़ी कंपनियों के एग्जीक्यूटिव्स या बड़ी बड़ी कंपनियां, वो किसी के प्रति भी उत्तरदायी नहीं है, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है उनकी। अमेरिकी संसद उनसे बुला के बात कर लेती है, अमेरिकी कांग्रेस, बस। उनको उत्तरदायी बनाना बहुत आवश्यकता है भारत के समाज के प्रति, भारत के कानून के प्रति, भारत के संविधान के। एक बड़े लेखक हैं, इजरायली लेखक हैं, मैं उनका कई बार जिक्र करता हूं, बड़े थिंकर हैं, युवल नोहा हरारी। उनकी 3 किताब हैं, कभी आपको अवसर मिले तो पढ़िएगा। पहली है सेपियंस, दूसरी है होमो ड्यूअस, और तीसरी है 21 लेसन्स फॉर द 21st सेंचुरी। ये जो तीसरी किताब है, इसमें उन्होंने टेक्नोलॉजी के बारे में लिखा है, और बहुत इंपॉर्टेंट बात है, अगर उस किताब को आप पढ़ेंगे, उस किताब की प्रस्तावना को पढ़ेंगे, उन्होंने भारत की विपස්සना पद्धति से प्रभावित होकर यह किताब लिखी है। और लिखते हैं कि मन का कंट्रोल करना हो, मैंने कहा वो एक अलग विषय है, इस पर अलग बात होती है। वो इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट इंटेलेक्चुअल आर्गुमेंट देते हैं, और वो ये कहते हैं कि पिछले 15 बरस 20 बरस के बीच में समाज ने टेक्नोलॉजी के बारे में अपना कंट्रोल छोड़ दिया है, और यह कंट्रोल वापस आना चाहिए। मैं उनको कोट करना चाहता हूं। वो लिखते हैं, द रिवोल्यूशन इन बायोटेक एंड इंफोटेक आर मेड बाय इंजीनियर्स, एंटरप्रेन्योर्स एंड साइंटिस्ट्स। 3 लोगों ने ये बायोटेक और इंफोटेक, हम इंफोटेक की बात कर रहे हैं जब नेटफ्लिक्स की बात कर रहे हैं, या ट्विटर की बात कर रहे हैं, फेसबुक की बात कर रहे हैं। द रिवोल्यूशन इन बायोटेक एंड इंफोटेक आर मेड बाय इंजीनियर्स, एंटरप्रेन्योर्स एंड साइंटिस्ट who are hardly aware of the political implications of their decisions and who certainly don't represent anyone. ये किसी को रिप्रेजेंट नहीं करते, ये भारत को नहीं रिप्रेजेंट करते, भारत के समाज को नहीं रिप्रेजेंट करते। और वो आगे कहते हैं, कैन पार्लियामेंट्स एंड पार्टीज टेक मैटर्स इनटू देयर ओन हैंड्स। इस टेक्नोलॉजी के पूरे गेम को पार्लियामेंट्स, हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स, समाज को अपने कंट्रोल में लेना चाहिए। और युवल नोआ हरारी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के दुनिया के सबसे बड़े पैरोकार हैं। वो ये कहते हैं, मार्केटिंग करने वालों, प्रॉफिटेरिंग एंटरप्रेन्योर्स के हाथ में टेक्नोलॉजी कंटेंट का मामला नहीं छोड़ा जा सकता। तो हमारा एक आर्गुमेंट ये भी है। और खेद की बात यह है कि हमारे पॉलिटिकल जितने भी लोग हैं, समाज को जो लीड करने वाले वो लोग हैं, उनके एजेंडा में अभी तक ये आइटम आया ही नहीं है। इसलिए नेटफ्लिक्स हैज अ ओपन फील्ड, मैक्स प्लेयर हैज ओपन फील्ड है, कुछ भी खेले जा रहे हैं, कुछ भी दिखाए जा रहे हैं, कुछ भी नहीं है, कोई सिस्टम नहीं है। our parliaments, our elected representatives, our political parties should take things their hands because we can eventually control them. This is the argument. यह विदेशियों के हाथ में नहीं दिया जा सकता। इसके साथ एक और भी बड़ा सवाल है, आखिरी तर्क, देश की सुरक्षा का भी सवाल है, सिक्योरिटी का भी इशू है। हम लोगों के दिमागों को कंट्रोल करने वाले कंटेंट को उन लोगों के हाथ में नहीं दे सकते जो देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ कर सकते हैं। और वो आर्गुमेंट अभी टिकटॉक के मामले में देश की पार्लियामेंट, देश के अदालतों ने माना है, और भारत ने ये जो राह दिखाई है, ये सब ने मानी है पूरी दुनिया के अंदर, कि देश की सुरक्षा के हम, क्योंकि ये तो देश के बच्चों के, लोगों के मन के अंदर जाते हैं, इसलिए उस कंटेंट पर हमारा ही नियंत्रण होना चाहिए, देश का नियंत्रण होना चाहिए। ये कहकर अपनी बात समाप्त करता हूं। अगर थोड़ा मैंने समय ज्यादा ले लिया हो, क्योंकि विषय बड़ा फैला हुआ विषय है, यह था। उम्मीद करता हूं कि आपने जिस आशा के साथ मुझसे ये काम करने को कहा था कुठियाला जी ने, उसके साथ
10-20% न्याय कर पाया हूँ। धन्यवाद जी। बहुत बहुत धन्यवाद उमेश भाई, बहुत ही सुंदर वक्तव्य के लिए। और मुझे लगता है 10-20% नहीं बल्कि 100% आपने न्याय किया है, क्योंकि ऐसे विषय पे बोलना, जब हमें ये विषय दिया गया है कि इसको सरकार ने क्या कानून बनाया है, और जैसा कि आपने बताया कि अभी तो कानून बना ही नहीं है, अभी तो केवल एक नोटिफिकेशन हुआ है जिसके अंदर ये बात कही गई है कि भारत सरकार के सूचना प्रसारण मंत्रालय के अधीन ये ओटीटी कंटेंट आएंगे, ऐसा एक नोटिफिकेशन हुआ है। कानून नाम की कोई भी चीज नहीं बनी है, तो ऐसे में अपनी बात को विस्तार से बताना और ज्यादा कठिन हो जाता है। लेकिन आपने जो 2-3 बहुत महत्वपूर्ण चीजें बताई है कि एक लेवल प्लेइंग फील्ड जो है वो एक होना चाहिए, ताकि जो भारत में रह के कंटेंट बना रहे हैं और एक जो बाहर से कंटेंट बन के आ रहा है या बाहर की कंपनियां जो बना रही है, उन दोनों के लेवल प्लेइंग फील्ड में बहुत ज्यादा अंतर है। और कानून, जहां तक हमें एक आम लोग को ये लगता है कि इसके ऊपर कोई कानून नहीं बनाया जा सकता क्योंकि ये विदेशी कानून उन पे लागू होता है, लेकिन उसका बीच का रास्ता आपने एक बड़ा अच्छा निकाला है कि यदि भारत का कंटेंट भारत में ही रहेगा तो उसके माध्यम से हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि अपने आप फिर भारत के कानून उसके ऊपर लागू होना शुरू हो जाएंगे। तो ये सारी चीजें हम प्रश्नोत्तर काल के अंदर और ज्यादा विस्तार से बात करेंगे। आखिरी में जो हम 15 मिनट का प्रश्नोत्तर काल रहेगा, उसके अंदर आपके मन की जो जिज्ञासा हो वो आप उसमें भेज सकते हैं चैट बॉक्स के अंदर, और मैं हमारे अतिथि वक्ताओं से उसके बारे में प्रश्न पूछ लूंगा। हमारे बीच में एक और वक्ता उपस्थित हैं, माननीय सच्चिदानंद जी जोशी। अभी हमने एक वरिष्ठ पत्रकार और संचार माध्यम के विशेषज्ञ को सुना है, अब इसी विषय पे हम एक संस्कृति कर्मी और एक साहित्यकार का विजन भी हम देखें कि उनकी इसके बारे में क्या कहना है। सच्चिदानंद जी से सभी लोग परिचित हैं। मैं चूंकि इंदौर से हूं और मुझे ये बताते हुए बड़ा गर्व होता है हमेशा कि सच्चिदानंद जी भी इंदौर से हैं और आज इंदौर का नाम पूरे देश में रोशन कर रहे हैं। और हमारे देश की जो सर्वाधिक प्रतिष्ठित कहानीकार श्रीमती मालती जोशी जी के सुपुत्र हैं और उनकी परंपरा को और गरिमा के साथ और संस्कारित तरीके से आगे बढ़ा रहे हैं। आपकी शिक्षा बीएससी, एमए हिस्ट्री और आपने फिर बाद में पीएचडी किया है। इनका बायोडाटा इतना बड़ा है कि मैं पूरा बायोडाटा तो पढ़ नहीं सकता, लेकिन एक शब्द में कहूं तो बहुआयामी व्यक्तित्व के मालिक हैं सच्चिदानंद जी। ऐसा शायद ही कोई फील्ड होगा कला और संस्कृति में जो इन्होंने छोड़ा है। आप शैक्षणिक हो या सांस्कृतिक हो या प्रशासनिक हो या साहित्यिक हो या पत्रकारिता हो या रंगमंच हो, हर से आप जुड़े रहे हैं। बहुत शुरू से आपने कविताओं में अपनी रुचि जागृत की, लेखन की परंपरा आपको विरासत में मिली है और उसके बाद फिर कविता, व्यंग और कहानी में आप जुड़े रहे। आकाशवाणी, दूरदर्शन से आप जुड़े रहे। भोपाल के माखनलाल चतुर्वेदी विश्वविद्यालय, पत्रकारिता विश्वविद्यालय के आप संस्थापक कुलपति हैं। उसके अलावा रायपुर का जो कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता संस्थान है उसके भी आप संस्थापक कुलपति रहे हैं और बहुत सारी संस्थाओं में आपने सेवाएं दी हैं और बहुत सुदीर्घ अनुभव आपको अपने जीवन काल में हुआ है। ऐसे में श्री सच्चिदानंद जी जोशी जी को सादर आमंत्रित करता हूं कि वे अपनी बात कहें। और भाई साहब, लगभग 20 मिनट आपके पास हैं। आपका स्वागत है भारतीय चित्र साधना और पीआरआई के इस मंच पर। सच्चिदानंद जी। बहुत बहुत धन्यवाद राकेश जी। मैं सभी साथियों को प्रणाम करता हूं, विशेष रूप से आदरणीय प्रोफेसर कुठियाला जी को प्रणाम करता हूं जिन्होंने मुझे इस प्लेटफॉर्म पर उपस्थित होने का अवसर प्रदान किया। साथ ही मेरे मित्र और आदरणीय उमेश उपाध्याय जी को भी मैं प्रणाम करता हूं जिन्होंने बहुत सुंदर अभिवक्तव्य ओटीटी के संदर्भ में दिया। और उमेश जी जब भी बोलते हैं तो उनके भाषण में इतनी ज्यादा जानकारियां और अद्यतन जानकारियां होती हैं कि सुनने में बहुत आनंद आता है। मैं कोशिश करूंगा कि कुछ ऐसी बातें कहूं जो संभवतः उमेश जी के वक्तव्य में नहीं आई हैं, ताकि पुनरावृत्ति से बचा जा सके। सबसे बड़ी बात यह है कि हमें ये भी जानना होगा कि ये जो ओटीटी प्लेटफॉर्म है, इसकी जो पूरी की पूरी इकोनॉमिक्स है, इसका पूरा अर्थशास्त्र है, वो कितना बड़ा अर्थशास्त्र है। तो ये अगर एक संदर्भ कहीं पढ़ रहा था कि 2018 में ओटीटी के पूरे इस मामले ने 2150 करोड़ का बिजनेस किया था, तो ये एक जानकारी बड़ी महत्वपूर्ण हो जाती है। इसके साथ ही 2016 में नेटफ्लिक्स भारत में आया, 2018 में हॉटस्टार, डिज्नी, ये तमाम चीजें आ गई।
उससे पहले लेकिन 2008 में एक बार बिग फिक्स नाम से एक रिलायंस ने भी एक एंटरटेनमेंट की जो कंपनी शुरू की थी, वो भी एक तरह का एक ओटीटी प्लेटफॉर्म का एक प्रयोग था, इसे माना जा सकता है। एक तरह से ये सब्सक्रिप्शन बेस्ड वीडियो ऑन डिमांड जो एसवीओडी जो एक परंपरा है, उसके तहत ये ओटीटी को हम देख सकते हैं। और आज देख रहे हैं कि 40 ओटीटी प्लेटफॉर्म्स हमारे पास उपलब्ध है, और कम से कम ऐसे 10 से ज्यादा कुछ ऐसे भी चैनल्स हैं जो पॉडकास्ट करते हैं। लेकिन जो बात आगे आगे दिखाई गई है, आगे समझाई गई है, वो बड़ी खतरनाक है कि ये जो बिजनेस है ये 2023 तक शायद इकोनॉमिक टाइम्स तो कहता है कि 5 बिलियन डॉलर हो जाएगा, और भी कुछ है 5 बिलियन डॉलर 2023 तक। लेकिन कुछ लोग हैं जो कहते हैं कि 5 नहीं भी हुआ तो 3 बिलियन डॉलर का पूरा बिजनेस हो गया। तो ये जो ओटीटी का जो पूरा गणित है, ये एक बहुत बड़े बाजार के रूप में भारत में देखा जा रहा है। और इसलिए इससे जब लड़ना है, तो इससे जब मुकाबला करना है, तो हमें उसकी तैयारी हमें उस तरीके से बहुत जोरदार तरीके से, बहुत मजबूत तरीके से करनी होगी। ये मैं चूंकि अर्थशास्त्र का विद्यार्थी नहीं हूं, लेकिन आपको सिर्फ ये आंकड़े इसलिए दे रहा हूं ताकि आप उस गणित को समझें, उस इकोनॉमिक्स को समझें, उस पूरे के पूरे बाजार की हकीकत को समझें। ये ओटीटी सिर्फ एक तरह से मनोरंजन और कंटेंट की बात नहीं है, हमारी बहुत सारे उद्योगों, बहुत सारी बातों को कहीं ना कहीं एक तरह का विराम लगाने वाली भी बात है। उदाहरण के लिए बहुत सारे थिएटर्स हैं, मल्टीप्लेक्सेस हैं, उन थिएटर्स की क्या स्थिति होगी, मल्टीप्लेक्सेस की क्या स्थिति होगी। अभी कोविड के कारण बहुत सारे थिएटर्स बंद हैं, मल्टीप्लेक्सेस बंद हैं, लेकिन जब खुले भी तो उसमें वो रिस्पॉन्स नहीं मिला, वो प्रतिसाद नहीं मिला जो अपेक्षित था। लोग गए नहीं, क्योंकि उनकी जो मनोरंजन की भूख है वो उनको ओटीटी प्लेटफॉर्म पर ही मिलती चली गई। आपने देखा होगा कई बड़ी फिल्में भी इस बीच ओटीटी प्लेटफॉर्म पर ही रिलीज हो गई, और उन्होंने भी ये सही रास्ता देखा कि हमें न सेंसर का झंझट है, ना किसी से प्रमाण पत्र लेने का झंझट है, और हम ओटीटी प्लेटफॉर्म के माध्यम से फिल्में रिलीज कर सकते हैं। कई ऐसी बड़ी फिल्मों के आंकड़े अभी इस दौरान देखने को मिले जिन्होंने ओटीटी प्लेटफॉर्म पर काफी अच्छी धनराशि कमा ली, जो उन्हें अपेक्षित नहीं थी। अगर वो थिएटर्स में जाते तो शायद उतनी धनराशि वो नहीं कमा पाते। तो इसका नियमन तो जरूरी है, इसको किसी तरह कानून में बांधना तो जरूरी है। और जैसा उमेश जी ने अभी बताया अभी कि अभी तो सिर्फ नवंबर के महीने में ये बात हुई कि हम इसको आईएनबी मिनिस्ट्री के अंतर्गत ले लेंगे, उसी पर बहुत सारी चीख पुकार शुरू हो गई है। अभी लिया नहीं है, उसके ऊपर कोई कानून बनाया नहीं है, लेकिन जो चीख पुकार शुरू हुई है, आप समझ सकते हैं कि किसके व्यापारिक हितों का नुकसान हो रहा है। कौन लोग हैं जो इससे थोड़े से घबरा गए हैं, शायद उनके बाजार को कहीं ना कहीं ठेस पहुंच रही है, शायद उनके अर्थशास्त्र में कहीं ना कहीं ठेस पहुंच रही है, और इसलिए उन्होंने सोचा कि इससे पहले की नियमन हो, इससे पहले की कानून बने, हमें अपनी तैयारियां कर लेनी चाहिए। ये इसलिए भी जरूरी है कि अभी जो बहुत सारा पैसा ओटीटी प्लेटफॉर्म्स में लग रहा है, बहुत सारा पैसा जो सीरियल्स में लग रहा है, आप देख रहे होंगे, आपको पता होगा कि लगभग एक छोटी सी फिल्म के बराबर की राशि एक एपिसोड में कई बार खर्च होती आपको दिखाई देती है, और आपको आश्चर्य होता है कि इतनी धनराशि कैसे कोई व्यक्ति वहां पर खर्च कर सकता है। तो ये जो पैसे का बाजार है, इन्वेस्टमेंट इस वक्त कर रहे हैं बहुत सारे लोग इसी उम्मीद में कि भारत चूंकि बहुत बड़ा मार्केट है और उस मार्केट को कैसे हैक कर सकते हैं। तो हमें कानून के भरोसे अगर इससे लड़ाई करेंगे तो शायद हम लोग हार नहीं पा सकते। कानून की बात नहीं, हमारे पास पहले भी बहुत सारे कानून थे, उन कानून के अंतर्गत भी हम बहुत सारी चीजें कर सकते थे। 1952 का सिनेमोग्राफी एक्ट था हमारे पास, फिर केबल टेलीविजन नेटवर्क का जो एक्ट है 1995 का वो भी था, आईटी एक्ट 2000 का भी है हमारे पास, और इससे बड़े इन्फ्रिंजमेंट एक्ट है, डिफेमेशन एक्ट, किसी न किसी कानून के तहत आप कहीं ना कहीं गलत है, किसी की भाव को नुकसान पहुंचाता है, किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाता है, किसी वर्ग को नुकसान पहुंचाता है, किसी वर्ग को ठेस पहुंचाता है, तो ये कानून है। और कानून में सजग होके इंस्टीट्यूशनली काम कर सकते हैं, या व्यक्तिगत तौर पर भी हम उनसे लड़ सकते हैं। आपने देखा टेबल के ऊपर किसी ने रजिस्टर हो गया, उस पर केस चले, जैसा भी होगा, लेकिन सामने वाले
इस बात का तो कम से कम उसमें इस बात के लिए आगाह हो गया कि चाहे जो दिखाएंगे तो चाहे जो तो लोग सहन नहीं करेंगे, चाहे जो तो लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो इस तरह की बातों को सजगता से आगे करना, आगे पहुंचाना, ये एक बहुत जरूरी बात है। लेकिन उससे भी बड़ी बात है जिसको मैं आपको कहना चाहता हूँ, जैसा हम बार बार कहते हैं कि हमें एक संगठित होकर सकारात्मक प्रयास करना होगा, क्योंकि कोई भी अच्छा काम होता है तो उसकी शुरुआत हमें अपने आप से ही करनी होगी। और इसीलिए लगता है कि भारतीय चित्र साधना ने इस वेबिनार को रखा होगा कि हम अपने अंदर सब लोग मिलकर इस बात को कैसे सोच सकते हैं कि हम उसका कंटेंट दें, कंटेंट ओटीटी प्लेटफॉर्म के माध्यम से या जिस तरह का कंटेंट और दूसरे चैनल के माध्यम से लोगों में परोसा जा सके, जो लोगों को सिर्फ मनोरंजन दे, बल्कि हमारी परंपरा, हमारी धरोहर, इतिहास है, उसका सही चित्रण लोगों के सामने प्रस्तुत कर सके। इस बारे में अवेयरनेस लाने का भी काम हमें करना होगा। अभी जब उमेश जी अपनी बात कह रहे थे और उन्होंने पोर्नोग्राफिक कंटेंट की बात कही थी, तो पोर्नोग्राफिक कंटेंट के बारे में हम लोग क्या हमारे घर में क्या मेजर अपनाते हैं कि हमारे बच्चे उस पोर्नोग्राफिक कंटेंट से दूर रहे, क्योंकि नेट सबके घर में अवेलेबल है, मोबाइल पर बहुत सारी चीजें उपलब्ध है। अगर आपके बच्चे जो छोटी उम्र के बच्चे हैं वो इस तरह का खराब कंटेंट देखना चाहेंगे तो आपसे चोरी छुपे देख सकते हैं। तो हम सबसे बड़ा क्या करते हैं, हम उन्हें उस तरह के कंटेंट के बारे में, जो उसकी घातक चीजें, उसकी जो बुरी बातें हैं, उसके बारे में उन्हें आगाह करते हैं, उन्हें सचेत करते हैं, उनके अंदर उसकी प्रवृत्ति कहीं ना कहीं देते हैं, संस्कार देते हैं, जिससे उनके पास सारी चीजें होती हुए भी वो उस कंटेंट के पास न जा पाए। वो जो एक संस्कार देने की बात है, वो जो शील देने की बात है, उस बात को कहीं ना कहीं हमें गंभीरता से सोचना होगा। ये बातें कहते हैं कि आप बहुत किताबी बात कर रहे हैं, किताबी बात की बात नहीं है। हमें हर काम की शुरुआत हमारे घर के संस्कारों से करनी होगी, और घर के संस्कारों में अगर ये सारी बात आती है कि उस तरह का कंटेंट हमारे घरों में अगर देखा ही न जाए तो शायद इस तरह के कंटेंट को बनाने वाले लोग हतोत्साहित होंगे। एक बहुत बड़ा युवा वर्ग है अभी जिस स्टैंड अप कॉमेडी फॉलोइंग है, और बिना गालियों के आजकल ओटीटी में शायद ही कोई सीरियल होगा जो बिना गालियों के ओटीटी प्लेटफॉर्म पर कहीं ना कहीं आता होगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम उन तमाम चीजों को हतोत्साहित नहीं कर सकते, हम उन तमाम चीजों के लिए कहीं ना कहीं अपना विरोध दर्ज नहीं कर सकते। उसे हमें निश्चित तौर पर आवाज उठानी होगी, और निश्चित तौर पर हमें उसके अंदर कोई ना कोई, किसी न किसी स्तर पर एक अच्छा कंटेंट देने की बात जनरेट करनी होगी। और उसके लिए हमारा एक संगठित प्रयास, उसके लिए हम सबको मिलजुल कर प्रयास करना होगा। बहुत सारे ऐतिहासिक तथ्य हैं, बहुत सारी बातें होती हैं। जब सीरियल बन जाता है, जब फिल्म बन जाती है, तब हमें समझ में आता है कि उसमें उस तथ्य को ही गलत ढंग से प्रस्तुत किया गया है, उस तथ्य को मरोड़ कर प्रस्तुत किया गया है, ढंग से प्रस्तुत किया गया है, और फिर बाद में उसका विरोध प्रकट होता है, उसके प्रति लोग कहीं ना कहीं रोष प्रकट करते हैं। और उस रोष प्रकट करने से, विरोध प्रकट करने से भी जाने अनजाने उस निर्माता को बहुत फायदा ही हो जाता है, क्योंकि उन्हें मालूम है कि इस तरह की चीजें भी उनको एक पब्लिसिटी ही दे रही हैं। जो नेगेटिव एलिमेंट भी है वो उसको पब्लिसिटी के तौर पर ही उसको प्राप्त होता है। तो ऐसा कौन सा मैकेनिज्म है जिसको हम लोग सोच समझ कर अपना सकते हैं, और जिसके माध्यम से इस सारे कंटेंट के पैरेलल, इस कंटेंट को कहीं ना कहीं काउंटर करने के लिए हम बहुत अच्छे कंटेंट को लोगों के बीच उपलब्ध करा सकते हैं। इस लॉकडाउन के दौरान एक छोटा सा उदाहरण आपको निश्चित तौर पर मैं आपके सामने रखना चाहूंगा, और उस उदाहरण को बहुत अलग तरह से आप अगर समझने की कोशिश करें तो आपको महसूस होगा। लॉकडाउन के दौरान दूरदर्शन को लोगों को एक बार फिर से प्रेरित करने के लिए रामायण और महाभारत को दोबारा चलाना पड़ा। आप जानते हैं जब रामायण और महाभारत बना था वो काल बहुत दूसरा था, उस समय के प्लास्टिक सेट्स थे, और आज भी लोग कहते हैं कि वो प्लास्टिक सेट्स, आज हमारी सबकी नजरें वीएफएक्स के जमाने में बिल्कुल अलग तरह की चीजों को देखने के लिए अभ्यस्त हो गई। इसके बावजूद उसकी कंटेंट वैल्यू इतनी जोरदार थी, उसकी कंटेंट वैल्यू इतनी सशक्त थी कि इसके बावजूद भी अपने इस अनायास मिले हुए रन में भी उन दोनों सीरियल्स ने लोगों को फिर से आकर्षित किया। ये बात क्या हमको प्रेरित नहीं करती कि हम इस तरह के कंटेंट को और बनाएं, इस तरह के कंटेंट को और जनरेट करें? कैसे हमारे लोग नई नई चीजों को बनाएं, हमारी जो चाहे उपनिषद की बात हो, चाहे वेदों की बात हो, चाहे रामायण हो, चाहे महाभारत हो। तो मनोरंजन के ही नाम पर जरूरी नहीं है कि बहुत सारी गलत और बहुत सारी गंदी और अश्लील बातें लोगों के बीच में प्रस्तुत की जाएं। एक और बात मैं कहना चाहता हूं कि
अक्सर हमारे देश की जो बहुत महत्वपूर्ण साहित्यिक कृतियां हैं उन पर ही हमारे कंटेंट जनरेट नहीं हो रहे हैं। हम लोगों ने साहित्य से एक तरह से अपने आप को विमुख कर लिया है, साहित्य से एक तरह से अपना मुंह मोड़ लिया है। और जब भी हमें कभी किसी साहित्यिक चीज पर बनाना है, साहित्यिक चीज पर कोई बात करना है, तो हम निश्चित तौर पर विदेशी साहित्य की ओर कहीं ना कहीं देखते हैं कि वहां से हमें क्या कंटेंट मिल सकता है। हम जो एक बहुत अधिक नकल करने वाली संस्कृति के पीछे पड़ गए, एप संस्कृति के पीछे पड़ गए, उससे भी बहुत अधिक हानि हमारे सारे मीडियम्स को, सारे माध्यमों को हो रही है। आप सब फिल्म से जुड़े हुए, टेलीविजन से जुड़े हुए, मनोरंजन की दुनिया से जुड़े हुए लोग, और आपने भी इस बात को महसूस किया होगा कि अगर आपका कंटेंट अच्छा हो तो उसके ग्लैमर कोशेंट में भले ही थोड़ी कमी हो, कंटेंट अगर सॉलिड हो तो कंटेंट बिकता है, कंटेंट एक्सेप्ट होता है। मैं नाम नहीं लेना चाहता, पर ऐसे कई फिल्मों की उदाहरण आपके सामने मालूम है आपको, जिस फिल्म में आपने देखा होगा कि सिर्फ कंटेंट वैल्यू के कारण वो फिल्में चल गई। ऐसे कई सीरियल्स हैं, ओटीटी प्लेटफॉर्म पर ऐसे कई सीरियल्स मैंने देखे हैं जिसमें कहीं कोई ग्लैमर कोशेंट नहीं होता, सिर्फ कंटेंट के कारण वो चल जाते। तो हम लोग कंटेंट क्रिएशन में कई बार इतना संकोच क्यों करते हैं, इसमें हमें सोचना चाहिए। कंटेंट क्रिएशन हो और उसके बारे में हमारा अपना कन्विक्शन हो। इफ वी आर नॉट कन्विक्टेड दैट दिस इज गोइंग टू बी अ हिट थिंग और दिस इज गोइंग टू अपील मासेस, तो फिर हम अपील नहीं करेगी। हम अपनी तरफ से ही उसमें कन्विंस नहीं होते हैं। हमें उस कन्विक्शन को लाना होगा उन सारी चीजों के प्रति। एक बहुत बड़ा आंदोलन है, ये छोटा आंदोलन नहीं है, ये लड़ाई छोटी नहीं है। मैंने इसीलिए शुरुआत में जो आपके सामने इकोनॉमिक स्टैटिस्टिक्स रखे, वो सिर्फ इसीलिए रखे कि कोई भी कानून बनता है तो कानून बनने से पहले कानून से कैसे बचा जा सकता है उसका तोड़ लोग निकालना शुरू कर देते हैं। ये भी एक तरह का डिफेंस मैकेनिज्म है कि कानून बनने से पहले चिल्लाना शुरू करो कि सरकार की नीयत अच्छी नहीं है, सरकार की कहीं ना कहीं कोई मंशा खराब है, इसलिए वो कानून बन रहा है, ताकि एक जो डिफेंस मैकेनिज्म है वो तैयार करने का आपको पर्याप्त माहौल मिल जाए, पर्याप्त समय मिल जाए। अच्छे लोगों का दायित्व यह है, संस्कारित लोगों का दायित्व है कि हम कैसे पॉजिटिव कंटेंट की जनरेशन की बात करें, हम कितनी ज्यादा तादाद में उस अच्छे कंटेंट को समाज के बीच में ला सकते हैं, उसे देखने की बात है। एक और बात जो प्लेटफॉर्म के संदर्भ में कह रहे थे, जब डाटा कोलोनाइजेशन की बात उमेश जी कह रहे थे, उस संदर्भ में मैं आपसे कहना चाहता हूं, आज लगभग 9 महीने से ज्यादा का समय हो गया है जब हम कोरोना से जूझ रहे हैं। हमने देखा कि ऑनलाइन के सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर एकदम आवाजाही लोगों की बढ़ गई, कई हजार गुना बढ़ गई है। जिन्होंने कभी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का यूज नहीं किया था, वे सब भी अभी किसी न किसी तरह से ऑनलाइन पर आ रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद भी हमने हमारे देश में भारतीय मौलिक ऐसा कोई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, चाहे वो मीटिंग का प्लेटफॉर्म हो, चाहे वो बातचीत का प्लेटफॉर्म हो, उसे तैयार करने की, उसे प्रमोट करने की क्या चेष्टा की है, उस संदर्भ में भी थोड़ी सोचने की बात है। भारतीय शिक्षण मंडल की तरफ से और रिसर्च फॉर रिसर्चेंस फाउंडेशन की तरफ से एक ऐप डेवलप करने की हमने प्रतियोगिता की थी, उसका बहुत अच्छा परिणाम निकला है और लोग उस पर काम कर रहे हैं। लेकिन इन सारी चीजों को बहुत तेजी से बढ़ाना चाहिए, क्योंकि इसमें अभी आपको लगा कि जूम आपको लगा कि सेफ नहीं है, हम सब ने जूम का बहिष्कार करने का तय भी किया, लेकिन उसका विकल्प हमारे सामने क्या आया? आप वेबएक्स पर बात कर रहे हैं, आप गूगल मीट पर बात कर रहे हैं। हमने हमारे डाटा को प्रोटेक्ट करने के लिए हमारे अंदर, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी बार बार कहते हैं आत्मनिर्भरता की शुरुआत है कि हम अपनी चीजों को कैसे शुरुआत में तैयार करें। व्हाट्सएप का सही मायने में कोई प्रतिबंध भी क्या हम इतने दिनों में खड़ा कर पाए हैं क्या? चाइना में आप जाइए तो वो फेसबुक को यूज नहीं करते, वो सब वीचैट पे जाते हैं, और पूरा का पूरा चीन वीचैट पे जाता है। निश्चित तौर पर भारत में भी इससे ज्यादा प्रतिभा है। मैं जानता हूं विश्व में पूरी की पूरी सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी को अगर कोई देश पूरा गवर्न कर सकता है तो वो शक्ति सिर्फ और सिर्फ भारत में है। तो क्या हम ऐसे लोगों को प्रेरित करके उन सब लोगों के साथ मिलकर इस तरह के इंडिजिनस कंटेंट जो भारत में बने, भारत के लोगों के लिए हो, जहां भारत का डाटा सुरक्षित रहता हो, उसके बारे में शोध करना, उसके बारे में तैयारी करना, वो सारी बातों के प्रति जो तड़प होना चाहिए, उस तड़प को देखने की आवश्यकता है मित्रों। इसलिए ये जो विषय है, ये सिर्फ ओटीटी प्लेटफॉर्म के किसी कानून बनाने का विषय नहीं है। कानून तो फिर भी बन जाएंगे, चूंकि सरकार अगर एक बार तय कर लेगी तो निश्चित तौर पर कानून बनाए। लेकिन आप ये भी जान लीजिए कि जब कानून बनेगा तो उस कानून से जो बचने के रास्ते हैं, उस कानून से बचने के रास्ते हैं, वो भी विशेषज्ञ ढूंढ ही चुके होंगे, क्योंकि इसमें एक बहुत बड़ा इकोनॉमिक्स इन्वॉल्व है।
आज जबकि एक तरफ हम सब लोग आत्मनिर्भर भारत की बात कर रहे हैं और एक तरफ हम सब लोग कहीं ना कहीं आत्मनिर्भरता के उन तत्वों को ढूंढने की बात कर रहे हैं, तो इसलिए हमारे बीच ये भी आवश्यक है ढूंढना कि कौन कौन सी ऐसी जगह है जहां से हमारे उन मंसूबों में सेंध लग सकती है। और ये जो मानसिक गुलामी है, ये जो वैचारिक गुलामी है जो ओटीटी प्लेटफॉर्म के माध्यम से आपको परोसी जा रही है, आपको कहीं ना कहीं दिमाग को कुंद करने की जो पूरी की पूरी षड्यंत्र, पूरी की पूरी प्रक्रिया है, उसको समझना होगा। इसलिए श्रेष्ठतम कंटेंट जनरेट करने की तरफ हम क्या पहल कर सकते हैं, कौन कौन से ऐसे तरीके हैं जिससे हम इस तरह के अच्छे से अच्छे कंटेंट को बाहर निकाल सकते हैं, कौन सा साहित्य है, हमारे कौन से अपने रचनाकार हैं, हमारी कौन सी अपनी धरोहर है, उन सारी की सारी चीजों की तरफ कहीं ना कहीं हमारा ध्यान होना चाहिए। भारतीय चित्र साधना के साथ जितने भी लोग इस तरह के रचनात्मक कार्यों में जुड़े हैं, वे सब अगर एक बार ठान लेंगे तो निश्चित तौर पर उस तरह के कंटेंट जनरेशन में हमें कहीं कोई परेशानी नहीं आने वाली है। लेकिन उसके लिए जरूरी ये हो जाता है कि हम सब उन कंटेंट्स को ढूंढना खोजना शुरू करें। हम में से कितने लोग हैं जो उमेश जी की तरह रिसर्च करके ओटीटी प्लेटफॉर्म के बारे में इस तरह का शोध परक कोई प्रस्तुतिकरण कर सकते हैं? हम में से कितने लोग हैं जो इस तरह के साहित्य को पढ़ते हैं? पढ़ना बहुत जरूरी है। अगर हमें कहीं कॉम्पीट करना है इंटरनेट मार्केट में, उसके लिए इंटरनेशनल मार्केट में क्या चल रहा है, उसके पीछे का क्या षड्यंत्र है, उसके पीछे का क्या नियमन है, उसके पीछे की कौन सी फिलॉसफी काम कर रही है, इन सब बातों को भी देखना समझना जरूरी है। हम सब अगर बैठे रहेंगे कि कभी कोई आएगा और हमारी सहायता करेगा, तो मित्रों ऐसा कभी कुछ नहीं होने वाला है। हमको ही अपनी सहायता करनी होगी, हमको ही समाज की सहायता करनी होगी, हमको ही देश की सहायता करनी होगी। तो उस दृष्टि से, उस मानस से हम सबको अपने पूरे के पूरे इस मनोरंजन की दुनिया में तैयार होना होगा, क्योंकि ये मनोरंजन की दुनिया अब सिर्फ मन का रंजन नहीं है, ये कहीं न कहीं एक बार फिर से हम सबको एक तरह की मानसिक गुलामी की ओर धकेलने का भी षड्यंत्र है। फिर चाहे वो ओटीटी प्लेटफॉर्म की बात हो, चाहे वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की बात हो, फिर वो चाहे स्टैंड अप कॉमेडियंस जैसे बिल्कुल छोटे छोटे से लेकिन बहुत ही तीखे प्रयासों की बात हो, ये सारी की सारी चीजें आपको कहीं ना कहीं हतोत्साहित करने की दृष्टि से, आपको कहीं ना कहीं बौद्धिक गुलामी की ओर धकेलने की दृष्टि से सब लोग जुटे हुए हैं। एक बहुत बड़ा अंतरराष्ट्रीय षड्यंत्र है। तो उस बड़े अंतरराष्ट्रीय षड्यंत्र में हमारी तैयारी क्या है, हमारी अपनी योजना क्या है, हमारी अपनी रणनीति क्या है, उससे सबको सोचना होगा। ये सारा का सारा मामला सिर्फ एक कानून बनाने तक सीमित नहीं है, उससे कहीं बहुत अधिक बड़ा, उससे कहीं बहुत अधिक व्यापक है। उस दृष्टि से मैं आपके सामने अपनी बात थोड़े से शब्दों में प्रस्तुत कर सका हूं। मुझे अवसर दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय सच्चिदानंद जी। बहुत अच्छे नपे तुले शब्दों में आपने अपनी बात कही, और बहुत अच्छी बात आपने ये कही कि कानून तो बन भी जाएगा, सरकार बना भी रही है, लेकिन कानून की गलियां पहले लोग निकाल लेते हैं, और जो खिलाड़ी लोग हैं उन्होंने पहले ही गलियां निकाल भी ली होगी, क्योंकि ये इतना बड़ा बाजार है, खास करके पोर्नोग्राफी के कंटेंट का इतना बड़ा मार्केट है इंटरनेशनल लेवल के ऊपर, कि आप उसको इतनी आसानी से बीट नहीं कर सकते। उसमें बहुत बड़े बड़े खिलाड़ी इन्वॉल्व हैं। तो ये कानून बनाने से ज्यादा एक मॉरल क्वेश्चन उससे बड़ा क्वेश्चन है। और हम जब विदेशी लोगों के ऊपर हम बात उंगली उठाते हैं कि उन्होंने ऐसा कंटेंट दिया, हमारे देश के लोग भी उसमें पीछे नहीं है। अभी जैसे उमेश जी बात कर रहे थे, कुछ सीरियलों के नाम ही इस तरह के हैं, वेब सीरीज के, जैसे फॉर एग्जांपल यदि अल्ट बालाजी के आप जितनी भी वेब सीरीज देखिएगा, तब सीरीज का नाम ही गंदी बात है, तो अब उसमें से आप क्या उससे निकाल सकते हैं? गंदी बात के अभी तक 4 सीजन आ चुके, 5 सीजन आ चुके हैं, और मेरे ख्याल से आने वाले कई दिनों तक इसके सीजन आते रहेंगे, और वो सबसे ज्यादा देखी जाने वाली सीरीज में से एक है। तो किस तरह से हम अपनी संस्कृति को भ्रष्ट कर रहे हैं, और किस तरह से लोगों की छोटी छोटी विवेचनाओं को हम लोग आकर्षित करते हुए उन्हें इस दलदल में धकेल रहे हैं, ये बड़ी चिंता का विषय है। और इसके ऊपर निश्चित रूप से बात भी होना चाहिए, बहस भी होना चाहिए, और सरकार को भी इसका संज्ञान लेना चाहिए। समय की हमारे पास सीमा है, थोड़ा सा समय हम पीछे चल रहे हैं। एक 10 मिनट का हम क्वेश्चन आंसर सेशन रख सकते हैं। किसी के भी प्रश्नों, मैंने उसमें चैट बॉक्स में आप अपने प्रश्न डाल सकते हैं, और यदि कोई जोशी जी से या उमेश जी से कोई प्रश्न पूछना चाहे तो कृपा करके चैट बॉक्स में अपना प्रश्न टाइप कर दें।
इस बीच में मैं उमेश जी से ये पूछना चाहता हूँ कि भाई साहब वाकई में ये कानून बन सकता है क्या? क्योंकि ये मान के चलते हैं कि ये सारा इंटरनेशनल कानून से गवर्न होता है, पूरा ओटीटी प्लेटफॉर्म, खास करके नेटफ्लिक्स और डिज्नी और ये जो बड़े बड़े खिलाड़ी लोग हैं, ये सब इंटरनेशनल कानून से चलते हैं और इनके खिलाफ जो भी कुछ होगा वो इंटरनेशनल कोर्ट में सुना जाएगा। तो क्या भारत सरकार को ये अधिकार है ओटीटी प्लेटफॉर्म पे कानून बनाने का? इसके ऊपर आप थोड़ा सा प्रकाश डालेंगे कृपा करके। इंटरनेशनल तो कोई कानून ही नहीं है। कानून तो सॉवरेन लॉ ही हो सकता है ना जी। अगर मुझे मेरे यहाँ क्या दिखाया जाना है, कैसे दिखाया जाना है, ये नियमन करने का अधिकार तो हर समाज को है और हर देश को है। ये बात सही है कि टेक्नोलॉजी जिस तरीके से चल रही है उसके नियमन में पुराने तरीके से नहीं हो पाएगा। मगर नेटफ्लिक्स क्या दिखाना चाहती है भारत के अंदर, फाइनली भारत तय कर सकता है। मुझे नहीं लगता कि कोई अंतरराष्ट्रीय कानून है। और बड़ी कंपनी है, बड़ी कंपनी के पास पैसा है, इसलिए पैसा बहुत डाल के लोगों को आदत डाल सकती है। लेकिन अगर ऐसा इशू था तो भारत टिकटॉक को बैन कैसे कर सकता था, अगर ऐसा ही कोई नियम था तो? ऐसा कोई अंतरराष्ट्रीय कानून नहीं है और ऐसा कोई अंतरराष्ट्रीय कानून सब पर लागू नहीं हो सकता। अब कि जैसे आपने बात कही थी कि भारत का कंटेंट भारत के अंदर रहे तो उसके ऊपर स्वमेव अपना कानून लागू होगा। अब जैसे फॉर एग्जांपल नेटफ्लिक्स में अभी क्राउन सीरीज चल रही है जो कि बहुत ज्यादा देखी जा रही है, जी या और भी अभी पिछले कुछ दिनों से जो 3-4 महीने में हम यदि देखें तो विंग्स ऑफ डिजायर और इस तरह की कई सीरीज हैं जो बहुत ज्यादा देखी जा रही है लोगों के द्वारा। अब ये बाहर ही बनी है, बाहर के ही इन्होंने इंटरनेशनली उसको रिलीज भी किया है। यदि वो सीरीज भारत में रिलीज होती है तो क्या हम उस पर रोक लगा सकते हैं? नहीं, देखिए, अगर मैं फिर बोलता हूं कि अगर वह कंपनी नेटफ्लिक्स, अभी आप मैं दूसरा उदाहरण देता हूं। जब ट्विटर इंडिया यहां कुछ करेगा तो ट्विटर इंडिया एक कंपनी है। नेटफ्लिक्स अगर भारत में रजिस्टर होती है और भारत में दिखाए जाने वाला कंटेंट भारत के सर्वर से निकलता है। आज सिक्योरिटी इश्यूज को लेकर आप व्हाट्सएप से इंफॉर्मेशन ले लेते हैं ना, ऐसा तो नहीं कि व्हाट्सएप मना कर सकता है। आपको ध्यान हो, ब्लैकबेरी ने मना कर दिया था तो भारत ने क्या कहा? आप बस्ता बांध के जाइए। उन्होंने अपनी इंफॉर्मेशन देने से मना कर दिया था कि हम इनकोडर की इंफॉर्मेशन नहीं देंगे। फाइनली क्या हुआ? उनको अपना बस्ता बांध के जाना पड़ा। हम भारत सरकार अपने नियमों के तहत, कोई भी देश, भारत सरकार क्यों, कोई भी देश ये कर सकता है। देखिए क्या हुआ कि चीन का उदाहरण है। वैसे चीन ने अपने आने नहीं दिया किसी को। हमने वो पिछले 20-25 साल के अंदर वी हैव मिस्ड द बस, ये बिल्कुल फैक्ट है। हमारे यहां जो होना चाहिए था, हमारे जैसे मार्केट को लेकर एक अलग विषय की बात है, पर कोई भी अगर ये तर्क देता है कि उसको नियम नहीं किया जा सकता, देखिए आप सर्वर्स पर जाकर, मान लिया यूट्यूब कुछ ऐसी बात कहे, अभी जो ट्विटर ने भारत का नक्शा दिखाया गड़बड़, कैसे ठीक किया उन्होंने? अगर कोई कानूनी लागू नहीं होता था तो। मुझे लगता है कि वो इकोसिस्टम देश के अंदर क्रिएट करना आवश्यक है और उसकी पहली शर्त यह है, और वो भारत सरकार आज से नहीं कर रही, 3 साल से भारत में प्रयास चल रहे हैं। जो कंटेंट बनाने के बारे में डॉक्टर जोशी ने बात की, वही मैं बोलता हूं कि उसके हार्डवेयर के लिए सिस्टम भी भारत में ही होना चाहिए। वह हम बाहर से नहीं लेंगे। अभी बाध्य कर दिया भारत सरकार ने सारी टेलीकॉम कंपनियों को कि आप अपना सारा डेटा भारत में रखेंगे। यूरोप ने बाध्य कर दिया सारी कंपनियों को कि यूरोप के किसी व्यक्ति का डेटा बाहर नहीं जा सकता। ये कानून बना दिया। तो हम भी बना सकते हैं कि आप जो भी चीज बीम करेंगे भारत के अंदर, वो भारत के नियमों के हिसाब से होगी। संभव है, उस कंपनी को पैसा चाहिए तो वो करेगा, आपके इस तरीकों को मानेगा। अभी तो क्या है कि फ्लड गेट्स आर ओपन, हमने ध्यान ही नहीं दिया। हमारी पार्लियामेंट ने, हमारे समाज ने कोई ग्रुप ही नहीं बनाया, प्रेशर ग्रुप ही नहीं बनाया अभी तक। इसलिए खुला खेल फरुक्काबादी जिसे बोलते चल रहा है। बट टू से दैट वी कांट डू इट, नो नो नो, दैट्स नॉट करेक्ट। कुछ क्वेश्चन सामने आए हैं। एक पीसी जी कोई है, उन्होंने पूछा है, व्हाट चेक्स आर रिक्वायर्ड टू इंश्योर दैट इंडियन लॉज आर नॉट टाइटल्ड इन फेवर ऑफ वन और द अदर कॉर्पोरेट? ट्रू, लॉज क्लियर होने चाहिए। आप एक किसी कॉर्पोरेट के लिए तो बनाएंगे नहीं लॉ।
लॉ बनाते हुए क्लैरिटी होनी चाहिए, साफ होने चाहिए कि कौन आ सकता है, कौन नहीं आ सकता है, कौन कहां पर। मैं तो एक ही बात कह रहा हूं, डेटा लोकलाइजेशन कर दीजिए, सबको डेटा यहीं रखना है, डेटा सेंटर यहीं होना चाहिए। और भारत के सेंसरशिप के या भारत का कोड ऑफ एथिक्स है जो बाकी चैनल्स के लिए, वो उन पर भी लागू होना चाहिए। सिंपल है। उसमें कॉर्पोरेट नॉन कॉर्पोरेट का सवाल कहां से आ गया? जी, एक सीए रोहित वासवानी जी का प्रश्न है कि मेकिंग ऑफ लॉ में बी डिफिकल्ट इन व्यू ऑफ द फ्रीडम ऑफ स्पीच इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंड इवन टीवी कंटेंट इज आल्सो सेल्फ गवर्न्ड बाय आईबीएफ. Censor board powers or films are also challenged in court many times. Internet is also one of the gray area. Should we not look for alternatives? नहीं, देयर आर ग्रे एरियाज। मैंने बोला ना कि टेक्नोलॉजी आगे आगे चल रही है, लॉ पीछे पीछे चल रहा है। ये हमेशा किसी भी नई चीज में होता है। आईबीएफ एक्सेट्रा सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी बनाए गए सरकार ने जब शिकंजा कसा उसके बाद, लेकिन अभी भी सरकार रोक तो लगा ही सकते है ना। अगर ऐसा नहीं है कि सरकार किसी चीज पर रोक नहीं लगा सकती। दूसरा, जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की बात कर रहे हैं, वो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन विद राइडर्स है। प्रोविजो है उसी आर्टिकल 19 के अंदर कि ये चीजें फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन में नहीं हो सकती। उस प्रोविजो को सरकार इस्तेमाल करके लॉ ला सकती है। जैसे सेंसरशिप का कानून है, वैसे देखिए फिल्मों पर अगर सेंसरशिप लागू हो सकती है, और हमारे यहां सेंसरशिप ये थोड़ी है कि ये पॉलिटिकल चीज नहीं दिखाई जाएगी, ये पॉलिटिकल चीज नहीं दिखाई जाएगी। देयर इज अ क्वेश्चन ऑफ डिसेंसी, देयर इज अ क्वेश्चन, सो मेनी मॉरलिटी, रिलीजन्स को दूसरे रिलीजन को नुकसान न पहुंचे, ये सारी बातें उसके अंदर। सेम प्रोविजंस कुड बी इंप्लीमेंटेड। हाउ टू डू इट? आई थिंक our engineers are well equipped enough to do that. Once, I think the question is, government and the society has to make up its mind. बहुत बहुत धन्यवाद उमेश जी। मेरे ख्याल से हम थोड़ा समय की सीमा है, 15 मिनट पीछे चल रहे हैं हम लोग, और अभी हमें कुठियाला जी को सुनना है उनका समिंग अप। तो हम क्वेश्चन आंसर सेशन को यहीं खत्म करते हैं। कुछ और लोगों की जिज्ञासाएं थी, लेकिन वो सुझाव ज्यादा है बजाय जिज्ञासा के या प्रश्न के। तो हम क्वेश्चन आंसर सेशन को यहीं खत्म करते हुए मैं माननीय कुठियाला जी से निवेदन करता हूं कि वे अपना समअप और धन्यवाद का प्रस्ताव रखें। माननीय कुठियाला जी। लगता है कि ये चर्चा और चलनी चाहिए और इसमें व्यवधान इस तरह का नहीं आना चाहिए, परंतु समय की सीमा है। आदरणीय कृष्ण सिंह जी आर्य, अध्यक्ष पंचनद शोध संस्थान, माननीय नरेंद्र जी, मेरे मित्र उमेश जी, और मेरे मित्र और पूर्व के सहयोगी डॉक्टर सच्चिदानंद जी जोशी, अरुण मेहरा जी, राकेश जी, और भारतीय चित्र साधना और पंचनद शोध संस्थान के सभी मेरे बंधुवर्ग और भगिनी। विषय नया उठा है, प्रक्रिया पुरानी है। कुछ वर्षों से जो मीडिया का इकोसिस्टम जो बना था, उसमें बड़ा तीव्र गति से परिवर्तन आया। हाई स्पीड इंटरनेट का उपयोग करते हुए ओवर द टॉप सिस्टम बनाया गया, जिसमें आप सैटेलाइट के माध्यम के बिना आप अपना कंटेंट लोगों को दे सकते हैं। और क्योंकि ये नई विधा है, इसलिए इसके विषय में ना तो किसी को अनुभव था, इसलिए कोई इसके विषय में कोई रेगुलेशन, कानून या प्रचलित विधाएं भी इसमें नहीं थी। इसी तरह से टीवी ऑन डिमांड भी कुछ वर्षों से चल रहा है, और समाज का जो वातावरण है, इकोसिस्टम है, जो संवाद का इकोसिस्टम है, जो समाज के साथ बातचीत होती है, समाज की आपस में बातचीत होती है, और समाज के माध्यम से अनेकों जो सोच विचार के बिंदु बनते हैं, जो परसेप्शंस बनती हैं, जो प्रवृत्तियां बनती हैं, उनमें उनके बनाने बिगाड़ने में एक वातावरण में परिवर्तन आया है।
और उस परिवर्तन को इस आज की टेक्नोलॉजी की एप्लीकेशन से, टेक्नोलॉजी तो थी मगर उस टेक्नोलॉजी की नई व्यवहारिक एप्लीकेशंस ने ये सारा संभव किया। और आज 9 नवंबर को भारत सरकार के मंत्रिमंडल को ये निर्णय लेना पड़ा कि जो ये OTT और डिजिटल कंटेंट है इसको मिनिस्ट्री ऑफ INB जो है इसके अधीन ये होगा। सिर्फ यही निर्णय हुआ है अभी कि ये सारा इसके अधीन होगा, इसमें कानून बनेगा, अध्यादेश बनेगा, यह कुछ प्रक्रियाएं बनेगी, ये अभी स्पष्ट नहीं है। परंतु ये बड़ा महत्वपूर्ण विषय है क्योंकि समाज की चिति बनाना, समाज का मन को बनाना, व्यक्तियों के की परसेप्शंस को बनाना, जिसके आधार पर व्यवहार होते हैं, राष्ट्र के नैरेटिव को बनाना, ये सारा तय करता है आज बहुत बड़े मात्रा में ये जो मीडिया है। और इस मीडिया में बहुत बड़ा एक एडिशन हुआ है ये सारे प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से। तो इसके विषय में चर्चा करके और बहुत विवेकपूर्ण तरीके से इसको निर्णय लेने का समय है। हमारा देश प्रजातंत्र देश है और प्रजातांत्रिक विधि से ये एक कानून बना के या अध्यादेश बना करके नहीं छोड़ दिया गया, परंतु ये निर्णय लिया गया कि INB मिनिस्ट्री के होगा। और जिस कारण से आज हम ये चर्चा कर रहे हैं कि जो सूचना और प्रसारण मंत्रालय है इस विषय में क्या करें, क्योंकि जो मीडिया का कंटेंट है, जो फिल्मों से संबंधित अर्थात स्क्रीन से संबंधित अर्थात ऑडियो वीडियो कंटेंट है, उसके विषय में भारतीय चित्र साधना जो है वो चिंता करता है कि किस प्रकार से हमारा जो भारत का कंटेंट है, भारत का जो फिल्म है, भारत का जो ऑडियो वीडियो का इकोसिस्टम है वो भारत का हो, भारत के लिए हो और भारत के हित में हो। जब हम इस तरह की चिंता करते हैं तो आज ये हमें एक अच्छा अवसर मिला है जब हम जो नई विधाएं आई हैं उन विधाओं का प्रयोग करके हम अपने लिए अपना ही एक वातावरण, संवाद का वातावरण बना सकें। इसी प्रकार से ये जो इसके माध्यम से ये एक जो बौद्धिक वातावरण बनने वाला है, जो बौद्धिक वातावरण बन रहा है और सोशल मीडिया के माध्यम से जिस बौद्धिक वातावरण में, जिस नैरेटिव में परिवर्तन आया है, एक बैलेंस का परिवर्तन आया है। एक पिछले कुछ वर्षों में जो एक तरफा जो बौद्धिक विमर्श होता था उसमें जो परिवर्तन आया है, उसमें जो एक बैलेंस ही केवल नहीं हुआ परंतु जो डोमिनेंट नैरेटिव है उसमें परिवर्तन आया है। और उस परिवर्तन की ठीक दिशा रहे और उस ठीक दिशा को रखने के लिए ये जो नई टेक्नोलॉजी और नई जो विधाएं आई हैं इसका प्रयोग किया जाए, इसलिए पंचनद शोध संस्थान इस विषय पर बौद्धिक विमर्श करे। इसलिए दोनों संस्थाएं भारतीय चित्र साधना ऑडियो वीडियो से संबंधित होने के कारण और पंचनद शोध संस्थान बौद्धिक विमर्श से संबंधित होने के कारण ये दोनों संस्थाएं आपस में मिलकर जब इस विषय पर कुछ विमर्श करेंगी और आज के विमर्श में जिस प्रकार से उमेश जी ने सुझाव दिए हैं कि हमको क्या क्या करना चाहिए, सबसे बड़ा आपने जो एक सूत्र दिया है वो है लोकलाइजेशन ऑफ डाटा। मुझे इसमें उस नारे की भी गूंज दिखती है जिसमें कहा गया कि वोकल फॉर लोकल, ये उसमें भी गूंज होती है। और सच्चिदानंद जी ने जो हमसे एक आह्वान सा किया है कि हमको कंटेंट बनाने में आगे पहले करनी चाहिए, हमें इनिशिएटिव लेना चाहिए जिससे हम ना केवल जो प्रचलित मीडिया है, समाचार पत्रों में लिखना या टेलीविजन के लिए कुछ बनाना या फिल्मों के लिए बनाना, परंतु सोशल मीडिया और ये जो OTT प्लेटफॉर्म्स और अन्य डिजिटल प्लेटफॉर्म्स जो आज हैं और कल को इनमें बहुत विस्तार होने वाला है, इनमें हम कंटेंट दूसरों से तो सावधान रहें, जो हमारे हित का कंटेंट नहीं बना रहे हैं उनसे तो सावधान रहें,
उनको रोकने का भी प्रयास करें, परंतु हम अपनी लाइन भी बड़ी करें, अपनी रेखा भी बड़ी करें, जिससे हम एक बेहतर कंटेंट बनाने के लिए तैयार करें। आज इस संगोष्ठी में मीडिया के बहुत से अध्यापक और विद्यार्थी भी जुड़े हैं। उनके लिए भी एक चुनौती है कि हम उनके लिए नए कैरियर ऑप्शंस खुले हैं, नए लाइवलीहुड ऑप्शंस खुले हैं कि किस प्रकार से वो स्वयं अपने आप से इस प्रकार के कंटेंट को बनाकर और मार्केट में डाल सकते हैं। उमेश जी ने अच्छी बात कही है कि रेवेन्यूज का एक बहुत बड़ा इसका साधन है। इसको सच्चिदानंद जी ने भी उठाया है कि इसका एक बहुत बड़ा पक्ष इसका व्यापारी पक्ष भी है, इसका जो आर्थिक पक्ष है वो भी बड़ा महत्वपूर्ण है। और आने वाले समय में ऐसा अंदाजा लगाया जा सकता है कि जो ट्रेडिशनल मीडिया है, समाचार पत्र, टेलीविजन, रेडियो और फिल्म, थिएटर की फिल्म जो है वो शायद कुछ कम होंगी, परंतु इनका जो कंटेंट ऑन स्क्रीन, जो हाथ में स्क्रीन या जो कमरे में स्क्रीन है, उस पर ज्यादा कंटेंट देखने के मौके मिलेंगे। इसलिए ये जो एक नई अपॉर्चुनिटी हम लोग सब लोग को प्राप्त हुई है, उसमें चाहे हम साहित्य क्षेत्र से हों, चाहे हम टेक्नोलॉजी के क्षेत्र से हों, चाहे हम क्रिएटिव क्षेत्र से हों, चाहे हम अध्यापन के क्षेत्र से हों, ये बड़े बड़े इसके लिए ऑप्शंस अवेलेबल होने वाले हैं। आपका ध्यान उस तरफ भी जाना चाहिए जहां पर ओटीटी प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से आज शिक्षा का भी प्रसार हो रहा है, शिक्षा का भी प्रचार हो रहा है, और बहुत बड़ा एक विद्यार्थी वर्ग जो इससे जुड़ रहा है, और एक बहुत बड़ा इसका वो व्यापार भी इसका बनता जा रहा है। तो आज की ये जो 1.5-2 घंटे की जो एक विमर्श है, ये तो प्रारंभ है, और क्योंकि सरकार ने अभी इस विषय में कोई निर्णय नहीं लिया है कि किस प्रकार से इसको नियमन करना है, ओटीटी, डिजिटल, और जैसे कि उमेश जी ने कहा हम इसमें सोशल मीडिया को भी डाल देना चाहिए, तो इन तीनों का नियमन कैसे करना है, इसके पीछे में जो सामाजिक विमर्श होना है उसका प्रारंभ हुआ है। और उसके प्रारंभ में हम सकारात्मक अपना एटीट्यूड रखते हुए हम कुछ सुझाव हमारे यहाँ से निकलने चाहिए, जो कि हम इनपुट दे सकें कि भाई इस प्रकार से इनको किया जा सकता है। तो भारतीय चित्र साधना और पंचनद शोध संस्थान अलग अलग भी और मिलकर भी इस कार्य को करें, ऐसा मुझे लगता है कि एक प्रयास, गंभीर प्रयास होना ही चाहिए। और इसके लिए एक मीडिया के जो बहुत श्रेष्ठ कार्यकर्ता उमेश जी, जिन्होंने जीवन अपना मीडिया में लगाया और आज भी कम्युनिकेशन मैनेजमेंट में आपकी एक्सपर्टाइज है, और एक व्यक्ति जो रंगमंच से और साहित्य से और कला से आज उच्चतम स्थान पर जो आज उपस्थित हैं, जो जिनको आज दायित्व मिला हुआ है, उन लोगों का जो मार्गदर्शन आज आप हमें मिला है, उसको और विमर्श करके, उसके ऊपर और चिंतन करके, मंथन करके और आपस में बातचीत करके हमको कुछ ऐसा नैरेटिव बनाकर तैयार करना चाहिए जिसको हम समाज को दे सकें, व्यवस्था को दे सकें कि देखिए ये काम करने की आवश्यकता है, इस काम को इस तरह से करने की आवश्यकता है। कुछ बहुत अच्छे बिंदु, बहुत करने योग्य कार्य जो हैं इस संगोष्ठी में मिले हैं। मुझे विश्वास है कि जब जितने लोग इस संगोष्ठी में हैं उनमें से बहुत से लोगों के अपने भी कुछ विचार होंगे। अविनाश त्रिपाठी जी मुझे लग रहा है बहुत कुछ बोलना चाहते हैं, ऐसे अनेक लोग हैं, हमारे प्राध्यापक भी यहाँ बैठे हुए हैं। तो इस विमर्श को दोनों मंचों के माध्यम से जारी रखा जाए और जल्दी ही इसका एक वर्किंग पेपर निकाल लिया जाए और जिसको प्रस्तुत किया जाए, ऐसा हमें करने की आवश्यकता है। और भारतीय चित्र, क्योंकि मेरे पास दोनों संस्थाओं का दायित्व थोड़ा थोड़ा है, इसलिए मैं भारतीय चित्र साधना की ओर से
उमेश उपाध्याय जी का और डॉक्टर सच्चिदानंद जोशी जी का बहुत आभार प्रकट करता हूँ। मैं जब भी अपने इन दोनों मित्रों से कुछ आग्रह करता हूँ किसी विमर्श के लिए, किसी प्रस्तुति के लिए, तो वो तुरंत मेरी बात को मानते हैं। इसके लिए मैं उनका बहुत आभारी हूँ। और भविष्य में भी उमेश जी और सच्चिदानंद जी, हम इन विमर्शों को जारी रखेंगे और आपकी इसमें सहभागिता रहेगी, ऐसा मुझे विश्वास है। मुझे लगता है कि हम इसके लिए आपसे बार बार आग्रह भी करते रहेंगे। सच्चिदानंद जोशी जी से और एक बार मुझे लगता है कि एक बात आपसे करनी चाहिए, जिससे एक पेपर बन सके जो कि जिस पे हम चर्चा करके और हम समाज को दे सकें और समाज के माध्यम से व्यवस्था करिए। राकेश जी ने सक्रिय भाग लिया। राकेश जी, आपका भी धन्यवाद। और मैं देख रहा हूं कि भारतीय चित्र साधना के ट्रस्टीज भी इसमें सभी उपस्थित हैं, अतुल जी उपस्थित हैं, और पंचनद शोध संस्थान के भी सभी केंद्रों से अलग अलग कार्यकर्ता उपस्थित हैं। बहुत से अध्यापक यहाँ, प्रोफेसर मोनिका वर्मा यहाँ उपस्थित हैं और प्रोफेसर रविधर हैं यहाँ पर, तो अजित कुमार जी यहाँ उपलब्ध हैं। आप सबको मेरा आग्रह है कि इस विषय पर थोड़ा और मंथन भी करें, अध्ययन भी करें और आपस में विमर्श भी करें, और उस विमर्श को फिर एक स्टेज पर आकर के उसको फोकस करके इसके लिए करें, क्योंकि प्रजातांत्रिक समाज में ये बहुत बड़ा एक अवसर है हमारे लिए। सभी समाजों में ऐसा अवसर प्राप्त नहीं होता है। आज हमारी सरकार ने हमको ये अवसर दिया है कि एक समाज की दिशा को तय करने के लिए, समाज के संवाद की दिशा को तय करने के लिए उन्होंने एक कदम लिया है। उस कदम को किस दिशा में जाना चाहिए, उसके लिए हम दोनों संस्थाओं का योगदान कर सकें, इसी के लिए आप सबका बहुत बहुत आभार है। धन्यवाद, नमस्कार, जय भारत। नमस्कार जी। बहुत धन्यवाद। हाँ जी, उमेश जी कुछ कहना चाह रहे हैं आप? नमस्कार। बस नमस्कार। नमस्कार। नमस्ते। नमस्ते। धन्यवाद माननीय कुठियाला जी, आपने इतना खूबसूरत इसका समिंग अप किया, और एक इस पूरे विमर्श को आगे चर्चा देने की भी जरूरत है, और एक सुझाव के रूप में हमारी तरफ से एक पेपर आए, वो भी इसकी बहुत बड़ी आवश्यकता है। मैं डॉक्टर प्रदीप तिवारी जी जो इसके होस्ट हैं, उनसे भी निवेदन है मेरा कि इसमें चार्ट बॉक्स के अंदर काफी सुझाव आए हैं, तो उनका भी एक समरी बना के वो PRI और भारतीय चित्र साधना को यदि पहुंचा सके। इस कार्यक्रम को उन्होंने रिकॉर्ड किया या नहीं मुझे नहीं मालूम, कहीं उसमें दिख तो नहीं रहा है कि रिकॉर्ड हुआ है। रिकॉर्डेड सभी रिकॉर्डिंग होती है, तो सारी सभी रिकॉर्डिंग होती है। जी 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 जी। अब इस कार्यक्रम को एक सुंदर और सात्विक अंत देने के लिए हमारे बीच में एक बड़ी महत्वपूर्ण हस्ती बैठी हैं, श्री गोविंद वल्लभ जी। गोविंद वल्लभ जी पंचनद शोध संस्थान के पूर्णकालिक कार्यकर्ता हैं, और आपने श्री लाल बहादुर शास्त्री केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय दिल्ली में संस्कृत में PhD की है। तो मैं एक बहुत सुंदर संस्कृत मंत्र वाचन के साथ हम इस सभा को खत्म करना चाहेंगे, और मैं गोविंद वल्लभ जी से निवेदन करता हूं कि वे कृपया मंत्रोच्चारण में हमारी अगुवाई करें। नमस्कार सभी को। हमारे मार्गदर्शक आदरणीय प्रोफेसर विजय किशोर कुठियाला जी, पंचनद शोध संस्थान के अध्यक्ष डॉक्टर कृष्ण सिंह आर्य जी, माननीय नरेंद्र जी, भारतीय चित्र साधना के ट्रस्टी, और विशेष रूप से आज जिन्होंने इस गोष्ठी में समय दिया वो श्री उमेश जी उपाध्याय और डॉक्टर सच्चिदानंद जोशी जी, पंचनद शोध संस्थान के सचिव डॉक्टर अरुण मेहरा जी, और गोष्ठी के संयोजक श्री राकेश जी मित्तल, पंचनद शोध संस्थान एवं भारतीय चित्र साधना के सभी सम्मानित दायित्ववान कार्यकर्ता, आप सभी को मेरा प्रणाम। एक विमर्श आज हम सबके बीच रहा कि स्वतंत्रता स्वच्छंदता की ओर जा रही है, यह समाज के लिए बहुत घातक हो सकता है। हम किस समाज की बात कर रहे हैं?
एक और जहां हम भारत की बात करते हैं, भारतीयता की बात करते हैं, और विश्व के अन्य समाज जो तलवार की नोक पर अपना विस्तार करते हैं अथवा धन बल पर अपना विस्तार करते हैं, बुद्धि के बल पर जिस प्रकार से आज की इस गोष्ठी में जो विभिन्न प्लेटफॉर्म के माध्यम से समाज को विकृत करने का प्रयास करते हैं, उसमें भारत को बचाने की बात कही गई है। और आज की इस गोष्ठी का सार एक लाइन में यही रहेगा कि हमें भारतीयता और भारतीय संस्कृति को बचाना है। वह संस्कृति कैसी है? तो इसके लिए एक वेद मंत्र, जो यजुर्वेद का एक मंत्र है जिसे हम शांति मंत्र कहते हैं, उसे आप सभी के सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। मंत्र कहता है कि जौ हो शांति ही, द्युलोक शांत हो। द्युलोक, हम पृथ्वी पर निवास करते हैं, पृथ्वी के ऊपर अंतरिक्ष है जहां ग्रह नक्षत्र निवास करते हैं, उसके ऊपर का लोक द्युलोक कहलाता है। तो उस द्युलोक शांत हो, उसके अंदर अंतरिक्षम शांति ही, वह अंतरिक्ष भी शांत हो। उस अंतरिक्ष के अंदर हमारी पृथ्वी है, वह पृथ्वी भी शांत हो। उस पृथ्वी में आपह शांति ही, जो जल है वह भी शांत हो। औषधियां शांत हों, वनस्पतयः, जो वनस्पतियां हैं वो भी शांत हों। विश्वे देवाः, जो दिव्य शक्तियां इस पृथ्वी पर विद्यमान हैं वह भी शांत हों। उसके बाद कहता है कि ब्रह्म शांति ही, ब्रह्म का अर्थ हम सभी के अंदर विद्यमान उस शक्ति से है, वह भी शांत हो। उसके बाद कहता है यह यजुर्वेद का मंत्र कि सर्वम शांति, सब कुछ शांत हो, सभी शांत हो। शांति रेव शांति, शांति ही शांति हो, सा मां शांति रेधि, और यह शांति सदैव बढ़ती रहे। इस प्रकार का यह मंत्र जो विश्व को एक समान भाव से शांति का संदेश देता है, हम उस संस्कृति को बचाने की बात कर रहे हैं। तो इस मंत्र को अब हम सभी एक बार इसका वाचन करेंगे। तो पहले मैं यहाँ से वाचन करूंगा, उसके बाद आप सभी मेरे साथ वाचन करेंगे। तो आप द्यौ हौ शान्तिः, द्यौ हौ शान्तिः, अंतरिक्षं शान्तिः, सभी लोग अपना माइक अनम्यूट कर लें। अंतरिक्षं शान्तिः, पृथिवी शान्तिः, पृथ्वी शान्तिः, आपः शान्तिः, शान्तिः, ओषधयः शान्तिः, वनस्पतयः शान्तिः, विश्वे देवाः शान्तिः, ब्रह्म शान्तिः, सर्वं शान्तिः, शान्तिः, शान्तिरेव शान्तिः, सा मा शान्तिः, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् ॐ शान्ति शान्तिः। नमस्कार। नमस्कार, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। सबको नमस्कार, फिर मिलते हैं। सबने अपना अमूल्य समय दिया, उसके लिए सभी को धन्यवाद। नमस्कार।